बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बाखबर सवेरा आप देख रहे हैं, 9 बज गए। बेचैनी साहब इंतजार करते हैं। मैं हूँ सदफ अब्दुल जब्बार, मेरे साथ हैं एक अदर शख्सियत अशफाक। मैं तबीयत मेरी नासाज थी, इसकी वजह से मैं आपके सामने हाजिर नहीं हो सका, उसके लिए मैं माजरत खाऊं। लेकिन ज़ाहिर है कि इससे ये अंदाज़ा होता है कि हम कोई एआई जनरेटेड रोबोट्स नहीं हैं, हम इंसान हैं। और इंसान ज़ाहिर है कि जस्ट लाइक एनी मशीन, अगर कोई इशू होता है तो फिर दे नीड सम रेस्ट टू गेट बेटर। तो देखिए, नई एनर्जी के साथ इंशाल्लाह आपके सामने फिर से अब हाजिर हो चुके हैं। और देखिए, नई एनर्जी किस लिए ज़रूरी थी कि आज से हो रहा है वर्ल्ड कप का बाकायदा आगाज़। कल हो गया ना आगाज़? नहीं, हमारा बाकायदा आगाज़ हमारा। ओ माय गॉड, कल तो धुलाई हुई थी एक तरफा। कल तो एक तरफा मैच रहा और जिस तरह से इंग्लैंड ने खेलना था ऐसे न्यूजीलैंड ने खेला। वैसे न्यूजीलैंड हमेशा हर बड़े टूर्नामेंट में अच्छा परफॉर्म करता है, लेकिन लास्ट में आके पता नहीं उनके साथ क्या। लेकिन इनको छोड़ें, अभी तो हमारा नीदरलैंड से मैच। जी, नीदरलैंड से। और पाकिस्तान अक्सर और बेशतर ये रवायत रही है कि पहला मैच हारता है और उसके बाद बड़ी प्रेशराइजेशन हमारे ऊपर आ जाती है, नेट रन रेट स्लो हो जाता है। लेकिन इस दफ़ा इंशाल्लाह ऐसा नहीं होगा। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताऊं, डिफरेंट स्टैट्स की बात कर रहे होते हैं ना, तो एक स्टैट्स कुछ ये भी है कि जिस टीम के खिलाड़ी ने वर्ल्ड कप में पहली सेंचुरी बनाई, वो टीम वर्ल्ड कप जीत गई। मसलन कोई नाम बताएं। कल आप देख लेना, कीवी 2 खिलाड़ियों ने बनाई है ना। आप तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। डेब्यू अपने और दूसरी एक और चीज के फास्ट बॉलर्स को बड़ी कुट पड़नी है इस वर्ल्ड कप में। मार्क वुड, द प्रीमियर फास्ट बॉलर। कल का जो स्टेडियम था उस पर भी बात करेंगे। इतना बड़ा स्टेडियम बना दिया, लेकिन लोग पता नहीं कहाँ थे, जबकि इंडिया की आबादी भी 1 अरब से अच्छी खासी ज्यादा है। लेकिन इस पे बात करेंगे क्योंकि सारी बातें हमने यहीं तो नहीं करनी। जी जी, exactly. तो क्या करते हैं अशफाक, हम इतना अच्छा हमने टेम्पो बनाया था, क्रिकेट की बात हो रही थी, बीच में आपने वही हमें याद दिला दिया रियलिटी कि कितना कर्जा चढ़ गया है। हम कर्जा लेने वाली कौम है, पाइंदा कौम नहीं, आपने सांस भी नहीं लिया, बस आप दुनिया में आए, पानी भी नहीं पिया है, खाना भी नहीं खाया, कोई बिल नहीं है, लेकिन आप पे ऊपर कर्जा है 2.5 लाख रुपए का। वाह 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 जी। बंदा एक तो कर्जा ही ना हो और दूसरा वो ना हो, चलिए मुझे आगे बढ़ने दें। अच्छा, बहरहाल बात यह है कि मैच का आगाज हो, मैं सोच रहा हूँ कि यार ये अगर ऑफर हमें कर देते। कौन सी ऑफर? मतलब बिरयानी हैदराबाद की और फिर इस तरह की चाय की, तो मैं चला जाता मैच देखने, बट वीजा और टिकट अरेंज कर देते हैं। लेकिन आपको तो इसका अंदाजा है कि वहाँ जो हाल हो रहा है, इस पे जरा बात करेंगे कि इंडिया वाले खुद क्या जय शाह का हाल कर रहे हैं, उनकी मिस मैनेजमेंट का, जो कि हमने एशिया कप में भी देखा और यहाँ भी देखा। लेकिन कल के मैच की तो बात कर लेते हैं ना। करें। कल जो मैच हुआ, और भाई जाहिर है दोनों टीमें तगड़ी और एक्सपेक्टेशंस तो सबकी हाई थी, लेकिन जिस तरीके से न्यूजीलैंड ने चेज किया, दिफा किया, और बस 1 विकेट के नुकसान पे उन्होंने जो दो साथ मौजूद हैं, जो अहम तरीन शख्सियत जिनका हम आपसे तारुफ करवाने जा रहे हैं, वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, मेरी तरह, ठीक है। तो वो मौजूद हैं। ये जी हाँ, मैं वापस लेती हूँ, मैं सिर्फ उनकी बात कर रही थी। पाकिस्तान की शान अशफाक सत्ती आपके सामने मौजूद हैं। लेकिन मैं अपने आप से बात नहीं कर सकता, तो चलो शोएब जट भी आए हुए हैं। शोएब जट हमारे साथ कैसे आना हुआ? गुजरते हुए आके बैठ गए, कैसे आए? मैंने कहा कुर्सियां भर दूं वहां तो जा नहीं सकता, तो यहाँ की कुर्सी भर दूं, लिहाजा मैं यहाँ पर आ गया हूँ कि ये सीट खाली ना रहे। यहाँ पर मैं आ गया हूँ और आपने शुक्रिया मौका दिया। मुझे उनकी हिंदी के लफ्ज़ तो नहीं आते भाई, अपील आपसे करते हैं कि काइंडली पाकिस्तानियों को बिनती ठीक है जी, बिनती आपसे करते हैं कि पाकिस्तानियों को वीज़े दे दें। इससे ज्यादा बंदे तो हमारे स्टेडियम के बाहर होते हैं जितने आपके अंदर स्टेडियम के अंदर नहीं आप ला पाए। इतने तो हम अपने मोहल्ले से ले जाते लोग। वहां भी तो यही हो रहा है, वो मोहल्ले तो उठा के लेकर के, उनको पता ही नहीं था मैच किसका है। उनका बस आ जाओ, खाना भी देंगे, पाकिस्तान इंडिया का मैच दिखाएंगे। कब दिखाएंगे? आज ही दिखा देंगे। जो मैच जो है आज से 4-5 साल पहले एक तंजीम हमारी कराची में होती थी, उसमें इतनी सख्त थी कि वो गली मोहल्लों से भर देते थे। मुझे नहीं पता उस तंजीम का, लेकिन ये जय शाह वाली जो तंजीम है ये ऐसी ही है। इनके अब्बा की, इनके प्राइम मिनिस्टर की, इनकी, तो यही तो मामला है। वो लेकर जब आए, जब जैसे लोगों को पता चला कि भाई ये तो बिरयानी का वादा किया, बिरयानी नहीं मिल रही, पाकिस्तान इंडिया के मैच का वादा किया, वो नहीं मिल रहा, उन्होंने कहा जा भाई वापस जा रहे हैं हम। तो ये मामला कल हुआ। वैसे एक बात है जट, वैसे प्रैक्टिकली स्पीकिंग ये जो नशिस्तें इतनी गंदी थी, अब ये आईसीसी के मैच, हमारा कोई क्लब लेवल का मैच होता है, उसके ऊपर ये तस्वीरें ऐसी आ जाती हैं तो बड़ी बेइज्जती होती, लेकिन ये इस लेवल पे ये हाल। यार देखें, बात सुने, आईसीसी का काम है क्रिकेट करवाना। जो रॉब के अंदर क्रिकेट हो रही है वो आईसीसी करवा रही है। स्टेडियम को सफाई सुथराई ये तो बीसीसीआई का काम है। स्टेडियम में क्राउड आना है ये इंडियन अवाम का काम है, ठीक है ना। उन्होंने टिकट्स दे दी। मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि इन्होंने टिकट्स जो है वो कौन सी खलाई मखलूक को बेची हैं जो वहां पर आई नहीं। मेरे ख्याल में सोल्ड आउट भाई, ये भी सोल्ड आउट था। ऑलमोस्ट सारे स्टेडियम सोल्ड आउट। ये सोल्ड आउट था, ऐसे ही था, सोल्ड आउट नहीं है, लेकिन 80% इसकी टिकट्स जो है कह रहे थे कि सेल हो चुकी हैं। तो वो कहां गई? व्हाट हैपेंड, लाइक हम एक्सपेक्ट कर रहे थे ओपनिंग सेरेमनी होगी कुछ, जब आईपीएल होता है तो किस तरह की ग्रैंड सेरेमनी की जाती है, तो इधर भी सिक्योरिटी रीजन दे दिया। इज इट द कंसर्न?
भाई उनका तो मामला ही होगा कि अगर इंडियन टीम जीतेगी नहीं ना तो वो बाद में जो एक्सक्यूज पेश करेंगे वो भी सिक्योरिटी कंसर्न्स के नाम पे कर देंगे। उनका तो मामला ही है, जो काम नहीं होता वो सिक्योरिटी कंसर्न पे डाल दो, जो काम खराब हो जाता है वो पाकिस्तान की वजह से होता है। वो खिलाड़ियों को डिस्ट्रैक्ट नहीं करना चाह रहे थे मौसीकी से। बहरहाल उनके शुभमन गिल जो है उनका डेंगू पॉजिटिव आ गया है, और तो एक पाकिस्तान के लिए मैं ये नहीं कह रहा कि अल्लाह ताला उनको सेहत दे शुभमन गिल को, लेकिन पाकिस्तान के लिए अच्छी बात है कि अगर वो 14 अक्टूबर से पहले फिट ना हुए तो बड़ा फैंटा लगाया था उन्होंने भी जो लास्ट मैच हुआ था जब। अच्छा भाई, अभी हम जरा अपने मैच पे जाने से पहले जो कल मैच हुआ है जरा उस पर बात कर लें। ये एक तरफा मैच हुआ क्या, और क्या जो बाद में बैटिंग करेंगे उसको सपोर्ट करेगी सूरत हाल, क्या हमें समझ आया? मैं चाहूंगा कि मेरी तो आवाज भी सत्ती की तरह खूबसूरत नहीं है, सत्ती खुद भी खूबसूरत, आवाज भी खूबसूरत, सत्ती वो गुनगुना देना ये क्या हुआ, कल इंग्लैंड वाले यही कह रहे होंगे चैंपियन होने के बावजूद इतना वन साइडेड मैच एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे थे हम। जट वैसे एक बात है कि यहाँ पर आपको याद है वो हर कोई बात कर रहा था, डेल स्टेन जो है कि उसने 5 पेसर्स पिक किए और हर कोई पेसर्स की बात कर रहा था। हालांकि अब वो डिस्कशन में आ गया था कि जो स्पिनर ये जो यादव को लेके आया इंडिया और बाकी स्पिनर्स पे इन्वेस्ट कर रहा है, ये जो विकेट्स हैं जिस तरह से हारिस राउफ को शुरू में पड़ी तो हम सारे कंसर्न थे कि यार हारिस राउफ को कितने रन पड़ गए। कल मार्कवुड के साथ जो हुआ है या बाकी बॉलर्स के साथ जो हुआ है, ये क्या यार आप टेलीपैथी जानते हैं लगता है। मैं यही बात करने जा रहा था जो आपने सवाल की सूरत में कर दिया कि कल मार्कवुड फास्टेस्ट बॉलर इस टाइम क्रिकेट का, अगर वो 5 ओवर में 55 रन दे सकता है तो इसका मतलब है कि स्पीड काम नहीं आनी। देखिए लेकिन एक चीज और देखें, उनके मार्कवुड ने अगर 55 रन दिए तो न्यूजीलैंड के पेसर्स दोनों को देख लें, 4 की इकॉनमी से जो है ना उन्होंने बॉल कराई, ठीक है। उनका स्पिनर 78 रन गालिबन इतने रन दे गया जो न्यूजीलैंड का स्पिनर था। यहाँ मामला ये है कि ये ट्रैक्स अभी जो है वो दोनों को सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा। लेकिन जैसे जैसे क्रिकेट आगे बढ़ेगी ये स्पिनर्स को बहुत ज्यादा सपोर्ट करेंगे। ये मैं बता दूं शुरू के मैचेस तो हो सकता है 300 प्लस जाएं, लेकिन जैसे जैसे क्रिकेट आगे बढ़ेगी गेंद टर्न होना शुरू होगा तो शायद स्पिनर है कोई, तो हमारे पास पेसर हैं कोई एक है ना, कौन, हारिस राउफ, बस दैट्स इट। अच्छा पेसर है ना, बाकी स्विंग बॉलर तो अच्छा चलिए अब जाहिर है अब हमारे पास बहुत चीजें नहीं है। हाँ नेदरलैंड से मैच है लेकिन यूजुअली कमजोर टीम है नेदरलैंड, लेकिन फिर भी मतलब हम भी तो बड़े अनसर्टेन है, हमें पता नहीं होता हम कैसा परफॉर्म करेंगे, तो क्या कॉम्बिनेशन। मुझे ना एक बात पे बहुत शर्मिंदगी होती है एज अ क्रिकेट एनालिस्ट को, ये कि जब लोग ये बात करते हैं कि पाकिस्तान टीम इवेंट में अपसेट कर सकती है। अपसेट हमेशा छोटी टीमें करती हैं, इवन पाकिस्तान के जो ग्रेट्स हैं वो ये जुमला जब इस्तेमाल करते हैं कि पाकिस्तान टीम अपसेट कर सकती है, तो आप पहले ही कह रहे हैं कि आपकी टीम जो है वो छोटी टीम है। अपसेट कभी कोई बड़ी टीम तो अपसेट नहीं करती ना। एक तरफ आप कहते हैं कि हम वर्ल्ड चैंपियन हैं, वो उस बुनियाद पे मेरे ख्याल में कि जब आपका कंपटीशन इस वर्ल्ड कप के इवेंट से पहले उनकी BC टीमों से होता रहा हो और यहाँ पर उन्होंने बड़े लड़के भेज दिए और आपकी वही टीम हो, तो फिर कम्पीट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। यार ये बात माने कि कम्पीट करना मुश्किल हो जाता है, लेकिन अपसेट का लफ्ज नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। अपसेट ये हो सकता है अल्लाह ना करे अगर नेदरलैंड जो है वो पाकिस्तान को हराए तो डेट्स फॉर द फर्स्ट टाइम। इससे पहले 6 दफा आमने सामने आए तब तमाम। हाँ लेकिन 2 दफा हम बड़ी मुश्किल में रहे हैं। जो आखिरी मरतबा इनके जाके 3 मैचेस की सीरीज खेली, एक मैच गालिबन 16 रन से जीता, एक मैच 9 रन से जीता, वो भी बिल्कुल आपके बॉलर्स ने जाके अगर जितवाया हो तो ये बड़ा मुश्किल मामला हो जाता है। अब बड़ा अनफॉर्चुनेट है, अभी देखें रिसेंट में अफगानिस्तान से भी आपका नसीम शाह जाके अगर जितवाता है तो आपकी कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए? अब्दुल्ला शफीक होना चाहिए? नहीं यार, फखर जमान पे इन्वेस्ट करना चाहिए। आपने इंडिया के खिलाफ जिसको खिलाना है, मेरे ख्याल से ये दोनों मैचेस उसी को मिलने चाहिए। फखर और इमाम के साथ आपको जाना चाहिए दोनों मैचेस में, चाहे वो फेल हो चाहे वो करें, ठीक है ना। नीचे आ जाए, बाबर है, रिजवान है, सऊद शकीन है। बाबर का वनडाउन ही नंबर बनता है। हाँ, रिजवान और सऊद पे बात है कि रिजवान को ऊपर आना चाहिए, सऊद को ऊपर आना चाहिए, तो सऊद को ऊपर आना चाहिए, रिजवान को थोड़ा नीचे जाना चाहिए, ठीक है। ये हो गया आपके 5 हो गए। उसके नीचे इफ्तिखार आना चाहिए, फिर आपके शादाब आने चाहिए, ठीक है ना। शादाब के बाद आप जो है वो नवाज, हसन अली को होना चाहिए, मेरा ज़ाती ख्याल है। हसन नवाज को हसन से पहले होना चाहिए। हाँ बिल्कुल, नवाज को पहले होना चाहिए। वो क्यों? नहीं हसन को पहले होना चाहिए आप कह रहे हैं? मैं कह रहा हूँ हसन पहले होना चाहिए। क्यों? ठीक है, देखिए जब 7वें नंबर का बैट्समैन आएगा तो आपको स्लॉगिंग करनी होगी। मैं नहीं समझता कि नवाज जो है वो हसन अली से ज़्यादा अच्छी हिट लगा सकता है, तो मेरा ख्याल है कि वहाँ पे वो होना चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि इफ्तिखार ऊपर आ गया, सऊद ऊपर आ गया, तो नीचे जो मोमेंटम बना होगा, रिजवान और इफ्तिखार ये दोनों जरा तेज खेलना जानते हैं स्पिनर्स के खिलाफ स्पेशली। उसके बाद बिल्कुल आपके डेथ ओवर्स चल रहे होंगे। अगर पाकिस्तान टीम ने जल्दी विकेट ना गिराई तो मेरे ख्याल से कि हसन अली आना चाहिए। पाकिस्तान को 3 पेसर्स 2 स्पिनर्स के साथ जाना चाहिए। टॉस जीत के क्या करना चाहिए हमें? टॉस जीतें या हारें, ये मैच आपको हलवे की तरह जीतना। अच्छा, मैं एक और चीज़ कहना चाहूँगा यहाँ पर, उसामा मीर की जो टेक्निक थी बैटिंग की मुझे बड़ी अच्छी लगी। गो के उसने रन ज़्यादा नहीं बनाए। पाकिस्तान की तबाही इशफाक यही है कि हमारे
जो बॉलर्स हैं ना, हमें उनकी बैटिंग टेक्निक अच्छी लगने लग जाती है और हम उनको बैट्समैन बनाते हैं। अब देखें दूसरे वार्म अप मैच में मैं समझता हूँ कि ये क्राइम था कि आप जो है वो शादाब को ऊपर भेज रहे हैं। भाई शादाब से हमें विकेट्स चाहिए, हम उसको रियलाइज ही नहीं करा रहे कि भाई हमने तुझे बारी नहीं देनी। कम से कम वार्म अप मैचेस में कहते हैं भाई हमने बैटिंग नहीं देनी, आप हमें विकेट लेके दो। एक वार्म अप मैच में आपने उससे बॉल नहीं करवाया, बैटिंग करवाई। दूसरे वार्म अप मैच में आपने उसको ऊपर भेज दिया। कैसे भेज दिया? यही एक वजह है। कुलदीप यादव क्यों नहीं ऊपर आता? कुलदीप यादव ऊपर क्यों नहीं आता? सही है ना, कुलदीप यादव ऊपर नहीं आता क्योंकि उससे उसकी टीम डिमांड क्या करती है कि हमें विकेट्स लेके दो। कल आदिल रशीद भी 1-2 चौके मार गया, तो इसका क्या मतलब है कि इंग्लैंड की टीम उसको ऊपर भेजे? ठीक है ना, तो ये समझना चाहिए। मैं समझता हूँ कि मोइन अली को जो वो ऊपर भेजते हैं वो लेफ्टी के चक्कर में भेजते हैं, तो बारी अच्छी ले लेता है, कभी बारी लेता है तो वो उसको ऊपर भेज देते हैं। बाकी टीमों में मुझे तो ऐसी कोई एग्जांपल नहीं। लेकिन एक और चीज़ भी है ना कि अभी शादाब को बेसिकली वो मुझे आई एम श्योर कि वो काफ़ी परेशानी में होगा इस वक्त, बिकॉज ना उससे रन्स हो पा रहे हैं, ना उससे विकेट्स ली जा रही हैं आजकल। तो पहले एक और चीज़ है, मैं थोड़ा सा इंटरप्ट करूँ। पहले पता नहीं चलता था, आजकल तो चीज़ें ये है कि एक लम्हे में अगर आप शो में भी कोई गलत बात कर जाते हैं या कोई सवाल सही नहीं कर पाए या कोई इशू होता है तो आपको खुद पता लग जाता है वीडियो देख के। ये अपनी वीडियोस देखने के बाद मैं इसी का जवाब दे रहा हूं। मैं आपको मैं जवाब सवाल से पहले ही समझ गया था क्या जवाब देना है। आप इशफाक और जो है सदफ अब्दुल जब्बार, आप दोनों ड्राइविंग सीट में इस शो में, ठीक है। अब मैं आता हूँ, मुझसे कुछ गलत भी हो जाता है, मैं कहता हूँ कोई मसला नहीं, अपने लोग हैं ना, और आप भी कहते हैं भाई कोई मसला नहीं, जट फिर बुला लेंगे। तो पाकिस्तान टीम में अनफॉर्चुनेटली ये चल रहा है, कोई मसला नहीं है, अपना दोस्त है, आ जाए। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। बहरहाल आज ओपनिंग है, अच्छी बातें करनी चाहिए। पाकिस्तान इंशाल्लाह जीतेगा, आज भी जीतेगा, अगला मैच भी जीतेगा और उससे अगला तो हर सूरत में जीतना। 228 रन कितने लोग आते हैं और क्या आज स्टेडियम कितना भरता है? भाई उनके लोग आए ना आए, हमारे जो 15 जा रहे हैं उनमें से जो 11 ग्राउंड में उतर रहे हैं वो अच्छा खेले। असल बात है, ऐसे ही है। थैंक यू सो मच शोएब जट हमारे साथ थे और जी आपने उनका धुआंधार तज्जिया सुना। लेकिन बात ये हो रही है कि अगर आपके हौसले अज़्म बुलंद हो तो आप बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। यही बात हम अपनी टीम को भी बताने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे मैं जिनकी बात कर रही हूँ ना, वो कोई 25 साल जाती गर्मियाँ और आती सर्दियाँ, वो हम अशफाक से पूछेंगे जो 2 दिन इनकी तबीयत खराब रही और जो भाई मैं और जनाब इज्जत माब वारिस खान उनकी भी तबीयत खराब रही। तो ये है कि अब हम सोच रहे थे कि अगर वारिस नासाज हो गए तो फिर वारिस कहाँ से ढूंढेंगे? मतलब मेरी तबीयत खराब होके मैं ठीक भी हो गई तो मेरी तबीयत दोबारा ये माशाल्लाह इतनी बीबी बच्ची है, इतनी माशाल्लाह कि जब कोविड आया था ना, अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह। वैसे सदफ एक बात देखिए कि आउट ऑफ ऑल द एंकर्स जो उस वक्त न्यूज़ की साइड पे हुआ करते थे, आप और मैं ऐसे थे। अच्छा मुझे कोविड अल्हम्दुलिल्लाह नहीं हुआ आज तक, या पता नहीं हुआ भी होगा तो होके खत्म भी मेरे साथ जो हुआ इनको जब हुआ होके जब खत्म हो गया उसके बाद इनकी एंटीबॉडीज में स्पाइक आया तो पता चला कि जी कोविड। मुझे होने के बाद पता चला और मैं इस सारे दौरान आके बड़ी हम लोग जाफिशानी के साथ छुट्टियां भी, अच्छा जो लोग आ रहे थे काम करती रही, काम करते रहे, जो लोग आ रहे थे वो आ रहे थे और जो लोग किसी वजह से बीमार पड़ रहे थे कोविड की वजह से 16-16 दिन छुट्टियां एक महीने और उनकी जगह एक्स्ट्रा काम भी किया। जी ये हाल, ये मेरा एहतजाज है, जहाँ तक जाना है वहाँ तक पहुँच गया है। तो अब ये है कि खुनकी अब एक बार फिर आहिस्ता आहिस्ता मौसम अजीब सा हो रहा है जी। मौसम जो है वो एकदम रात को अगर पंखा चला लें तो ठंड लगना शुरू हो जाती है, फिर धूप में जाएं तो एकदम पसीना निकलेगा, जैसे ही इधर आए तो हवा लग जाएगी। तो अजीब सी सूरत हाल है। ऐसे में वायरल इन्फेक्शन जो है वो काफ़ी फैलता जा रहा है और ख़ास तौर पर इसमें जो लोग ज़्यादा वो शिकार हो सकते हैं जिनकी क़ुव्वत मुदाफ़त नंबर 1 कम हो। दूसरा ये है कि कम उम्र बच्चे, 2 साल से कम उम्र के, फिर बुजुर्ग जो हैं हमारे, क्योंकि उनकी मुदाफ़ती निज़ाम जो है वो उतना एक्टिव नहीं होता, इम्यून सिस्टम कॉम्प्रोमाइज़ होता है। इसकी जो अलामात है उसमें यही है कि एक तो आपको खांसी होगी, आपकी नाक बहेगी, दूसरा बुखार होगा, सांस लेने में दुश्वारी, सर दर्द, पूरा जिस्म टूट रहा होगा दर्द से। और आप पहले तो घर में ही सेल्फ मेडिकेशन शुरू कर देते हैं, फिर जब वो भी काम नहीं आती, जब आप उसको और बिगाड़ देते हैं तो फिर आप डॉक्टर के पास आते हैं। तो ये जी क्या है और अजीब अजीब सी बातें। फिर लोग ये भी बता रहे थे, पता है एक और वेरिएशन आ गई है, वो पता वेरिएंट आ गया है कोविड का, ये पता नहीं। मुझसे किसी ने पूछा कि आ गया, मैंने कहा हाँ 39,000 थे, बस आते रहेंगे, उनमें से अब म्यूटेशन होती रहेगी। तो हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त फैमिली फिजिशियन डॉक्टर उस्मा हमीद साहिबा। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस उस्मा। तो ये भाई मुझे बताइए कि क्यों भाई हो रहा है ये इस तरीके से वायरल? ये तो एक रूटीन में ही है, अब ये हो जाता है मेरे ख्याल में सर्दियाँ जब शुरू होती हैं। अच्छा देखिए, जो सबसे ज़्यादा वायरल या कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शंस होते हैं जब हम ट्रांजिशन होता है किसी भी वेदर का, जैसे हम गर्मी से सर्दी की तरफ जा रहे हैं,
कराची में तो अभी इतनी नहीं है, लेकिन हम पूरे पाकिस्तान है में ना। देखें तो आप हम सर्दी में ऐसे ही जाते हैं इंतहाई गर्मी जी, के बाद। तो उसमें क्या है, टेम्परेचर के अंदर वेरिएशन आती है और ये सबसे ज़्यादा फेवरेबल टाइम होता है किसी भी वायरस और बैक्टीरिया में कि उनकी वो एक्टिव हो जाते हैं, ठीक है, और फिर वो सारे जो है इन्फेक्शंस कॉज कर रहे होते हैं। अच्छा, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो इस टाइम पे है, सितंबर अक्टूबर में फ्लू वाला वायरस बहुत एक्टिव हो जाता है। जो आउटब्रेक्स हमारी होती हैं वो इस टाइम पे सबसे ज़्यादा होती हैं फ्लू की। तो मेरी एडवाइस यही है कि सब लोग जाके, स्पेशली जो 6 माह से ज़्यादा के बच्चे हैं, 60 साल से ज़्यादा उम्र के अफराद हैं, या प्रेग्नेंट वुमेन हैं, या जिनकी इम्यूनिटी या कोई क्रॉनिक इलनेस है, फ्लू शॉट ज़रूर लगवा लें। अच्छा। ताकि उसके सिम्टम्स कम हो जाएं, क्योंकि उसके पता है बड़ी आगे चीज़ जो है वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। और ये कब लगवानी चाहिए? देखिए, मैंने जैसे बताया कि इसका आउटब्रेक यूजुअली अक्टूबर से स्टार्ट होता है टिल मई तक, तो कोशिश ये करें कि जुलाई या अगस्त या सितंबर में लगवा लें, ताकि आपको देखिए कोई वैक्सीन 100% तो आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड नहीं करती, लेकिन सिम्टम्स की मुझे सिवियरिटी ये बताइए कि ये इसकी 6 महीने तक इसकी वो होती है। अच्छा, फ्लू की जो वैक्सीन होती है ना, वायरस जो होता है ये अपने इसके अंदर तब्दीली बड़ी जल्दी जल्दी आती है, तो इसको हर साल लगवाना पड़ता है। हर साल 1 साल का एक साल का होता है, लेकिन जो मौसर होता है वो 6 महीने तक तो होता है। चाहे तो आप साल में 2 दफ़ा भी लगा सकते हैं, लेकिन रिकमेंडेड ये है कि आप साल में सवाल आया। एज लिमिट नहीं है, कोई भी लगवा सकता अगर कोई साहब 59 साल के हैं तो वो लगवा सकते हैं? 59 बिल्कुल। अच्छा, मैंने उनसे आपको कम ये के। बिल्कुल मैंने बताया कि स्पेशली 6 महीने से ज़्यादा के बच्चे, 60 साल से ज़्यादा के अफराद, और प्रेग्नेंट वुमेन हो गई, इसके अलावा जिनको कोई पुरानी डिजीज़ है वो तो लगवाएं ही लगवाएं, लेकिन आप में हम जो अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर हैं वो हम सब लगवाएं, क्योंकि एक्सपोज होते रहते हैं। अच्छा, बच्चों को हम लेके देख रहे हैं कि बच्चों को ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जाती है, नमूनिया भी हो बिल्कुल, जाता है, तो बिल्कुल। ये किस स्टेज पे जाके ऐसी सूरत हाल बनती है? अच्छा, होता ये है कि अब निमोनिया के वायरस जैसे बच्चे बहुत ज़्यादा एक्सपोज हो रहे होते हैं। एक तो बच्चों को ये होता है कि हम जो आ रहे हैं उनको प्यार भी कर रहे हैं, हमें नहीं पता कौन सा बच्चा जी। इन्फेक्टेड तो है, उनकी हमारा जो इम्यूनिटी देसी कम कल्चर होती है है ना, ना। हाँ, तो फिर बच्चे ये कि जैसे छोटे क्रॉलिंग कर रहे हैं या इधर उधर भाग रहे हैं, हर चीज़ को हाथ भी लगा रहे होते हैं, सर्फेसिस को भी टच कर रहे होते हैं, वो एक्सपोज ज़्यादा होते हैं और उनकी इम्यूनिटी इतनी वेल डेवलप नहीं होती, उनकी हो रही होती है। तो उनका यही है कि जब आपने जैसे फीवर हुआ, अब उसको लाइट नहीं लेना चाहिए, आप विजिलेंट हो जाएं कि फीवर कितना है, चेक करें उसको। लेकिन अगर वो 1-2 दिन में नहीं संभल रहा है या वो एक दिन में ही 104 तक जा रहा है, तो आपने फ़ौरन रिपोर्ट करना अच्छा, है मुझे एक चीज़ बताइए। हॉस्पिटल जाके। ठीक है, हॉस्पिटल जाते हैं तो आजकल तरीक़ेकार क्या है कि आप नॉर्मली बुखार कम कर लेते हैं, खांसी आजकल बच्चों में क्या होती है, बार्किंग कफ की वो बिल्कुल, होती है, जी। साइंस आ रही होती है। एक तो उसकी वजह क्या है, दूसरा ये है कि जैसे ही आप हॉस्पिटल जाते हैं तो उसके बाद वो बगैर देखे बड़े बड़े हॉस्पिटल्स भी एंटीबायोटिक स्टार्ट कर लिख देते देते हैं। क्या एंटीबायोटिक ही उस सिलसिले में वाहिद सोल्यूशन है या कोई और तरीका भी होता है जिससे उसको इन्फेक्शन को डील अच्छा, किया? देखिए इसमें 2 चीज़ें हैं। अब जो लोग हैं ना, वो डॉक्टर के पास जाते हैं, वो एक्सपेक्ट करते हैं कि आज मैं गया हूँ तो मुझे बस अब सब चीज़ें सही होके ही आएंगी, 2 डोज के बाद में ठीक ठीक हो जाए, तो वरना वो डॉक्टर चेंज कर देते हैं। अब मुझे लगता है शायद हमारी जो फ्रेटर्निटी डॉक्टर की है वो समझ गई साइकी कि हमने इसको एक एंटीबायोटिक लिख देनी है, जो कि ये होना नहीं चाहिए। एक्चुअली है क्या मसला ये है कि एंटीबायोटिक जो डॉक्टर देते हैं वो देते हैं सेकेंडरी इन्फेक्शंस जी, को जी। प्रिवेंट करने के जी, लिए। जी। वो यूजुअली जो प्राइमरी इन्फेक्शन चल रहा होता है वो उसके लिए नहीं होती, वो सेकेंडरी इन्फेक्शंस को प्रिवेंट करने के लिए होती है कि बच्चे हैं, छोटे हैं, जब इम्यूनिटी कम होगी वायरल की वजह से कोई भी इन्फेक्शन उनको लग सकता है, तो उससे प्रिवेंट करने के लिए वो एंटीबायोटिक दे देते हैं। लेकिन ये इंडिकेशन हर किसी तो में तरीका बनती इलाज नहीं है। होना क्या चाहिए? देखिए, घर में हमारे पास नेबुलाइजर भी होते हैं। बच्चे को खांसी हो रही है, छोटे बच्चे, इतने छोटे बच्चे जो 6 महीने से लेकर 2 साल तक की उम्र के बच्चे हैं, तो पहला ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए देखिए, हमारे इससे पास? सबसे पहले हम प्रिवेंशन की बात करें तो हमने बता दिया कि एक तो जी, फ्लू जी, वो आपने तो हो गया। वैक्सीन वगैरह करा जी, ली, जी। बच्चों का स्पेशली जो ईपीआई का हमारा स्केड्यूल है उसको हमने फॉलो Follow करना किया, है ठीक है। सारी। फिर बच्चों के हाथ आपने बार बार धुलाने की आदत डालनी है, ओके। ठीक है। अगर घर में किसी को नज़ला जुकाम है तो अपने आप को थोड़ा सा आइसोलेट कर ले, आइसोलेट इन द सेंस एक डिस्टेंस रख ले। हम घर में रह के अलग नहीं रह सकते ना, आप डिस्टेंस रख लें। अब वही बच्चों को थोड़े से सिखाना पड़ेगा, इवन बड़ों को भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और हम करते चले आ रहे हैं तो आदत बन जानी चाहिए कि जब खांसी आए या कुछ आए तो आपने कवर कर लेना है, Yes, ये बिल्कुल क्योंकि सिखाना यही चाहिए। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि मैंने छींका और मैंने कवर नहीं किया, मेरे जितने पार्टिकल्स हैं जो मेरे सराउंडिंग में लोग होंगे वो एक्सपोज हो एंड जाएंगे। खुदारा आपको बच्चों पे बहुत प्यार आ रहा है, तो अपने बच्चों पे आप प्यार आ रहा है तो उस वक्त आप उन्हें ज़्यादा प्यार ना करें, और दूसरों के बच्चों को तो बिल्कुल प्यार ना करें। अच्छा। मैंने देखा अक्सर बेशतर छोटा बच्चा होता है, कोई इसके गाल टच कर रहा है, कोई बिल्कुल, इसके हाथ टच हमें कर नहीं रहा है। पता हमारे हाथ धुले हुए भी हैं, हम कहाँ किस किस सरफेस को टच करते हुए हैं। अच्छा, दूसरा जैसे अब सीजन जी। का हम बात करें, अभी ऑरेंजेस आ रहे हैं, कीनू आ रहे हैं।
तो वो बड़ा रिच सोर्स है विटामिन Vitamin सी C की, की, और उससे- विटामिन सी बहुत अच्छा आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है सारे वायरसेस से, बैक्टीरिया से, अच्छा। एंटीऑक्सीडेंट है, ये सब चीज़ें उसको कवर करता अच्छा मेरी होता बात है। सुनिए, अब हो गया इन्फेक्शन, उसके बाद क्या स्टेप्स फॉलो करने चाहिए? अच्छा, इन्फेक्शन अगर हो गया तो सबसे पहले सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट ठीक है। है। बच्चे को है क्या, अगर फॉर एग्जांपल मामूली नज़ला ज़ुकाम है तो एंटी एलर्जी, ठीक पता है भाई, जो एक हम दवाइयाँ मखसूस ठीक है। इस्तेमाल करते हैं, वो आप किसी अगर डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं तो बेहतर है, क्योंकि डोज का सही होना बहुत ज़रूरी है। किस वेट टाइम के हिसाब पे, से। वेट के हिसाब से, अगर एक 10 केजी का बच्चा एक 15 केजी का बच्चा है, उसकी डोज में डिफरेंस होगा, ठीक है। फिर सिवियरिटी ऑफ सिम्टम्स पे डिपेंड करता है, किसी को दिन में 2 दफ़ा खुराक की ज़रूरत होती है, किसी को दिन में 1 दफ़ा खुराक की ज़रूरत है, ठीक है। तो ये है कि बेहतर एक कंसल्ट कर ले और उसके इन टच रहें, बार बार जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको पता है कि हमने चलना कैसे। होता ये है कि हम घर बैठे 4-5 दिन तक वेट करते हैं, जब तक कि वो सिम्टम्स ख़राब से ख़राब नहीं होते चले जाते, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक। शुरू में अगर हम आइडेंटिफाई करेंगे, एक तो हमारी उसका दवाइयों का जो है वो फाइनेंशियली भी जाहिर सी बात है बर्डन कम होगा, आपको पता है दवाइयाँ भी आजकल महंगी हैं। दूसरा जी। ये है कि आपको ज़्यादा दवाइयों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अच्छा, जितना आप उसको खींचते आगे तूल देंगे वो चीज़ जाहिर सी वो बात जो है एक बात severity हो आपने की जाएगी। कि लोग 1-2 डोज के बाद, एक दिन के बाद ही डॉक्टर चेंज करने का सोचते हैं, लेकिन आप ये भी बता दें कि कितने अरसे तक ये रहता है? आप 2 हफ्ते एक्सपेक्ट करें कि ये रहेगा, इससे आपको फाइट करना? अच्छा देखिए, 2 हफ्ते ज़्यादा हो गए, 7 से 10 दिन हमारे है कि वायरल, किसी भी वायरल का नॉर्मली 7 से 10 दिन लेता है, ठीक है। अब ये डिपेंड करेगा, लेकिन जो बीच के 4 से 5 दिन होंगे ज़रा ज़्यादा आपकी तबीयत लेथार्जिक होगी, ये होगी, फिर ग्रेजुअली आप रिकवरी की तरफ आते हैं। 10 दिन के बाद भी कोई बेहतरी आपको नज़र नहीं आ रही है, तो उसके बाद तो फिर जाहिर सी बात है आपको कंसल्ट तो खैर पहले ही कर लेना चाहिए, लेकिन फिर डॉक्टर को जाके दोबारा दिखाना चाहिए कि हमारे सिम्टम्स से कोई बेहतरी नहीं आ रही है। खुद से दवाई लेके कि एक के बाद एक एंटीबायोटिक चेंज करें तो आप अपनी बॉडी को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं, क्योंकि एंटीबायोटिक जब हमारी रेजिस्टेंस कम होती है ना, तो एंटीबायोटिक मजीद हमारी रेजिस्टेंस को ख़राब कर रही है। अच्छा ठीक है, चलिए ठीक उस्मा है। हमीद साहबा, थैंक यू सो मच। डॉक्टर उस्मा हमारे साथ थी और ज़बरदस्त जी आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिली है। ख्याल रखें अपना, और प्लीज़ हाथ वाथ साफ रखें। अगर आप किसी वायरल का इन्फेक्शन आपको हो गया है तो अपने आपको डिस्टेंस रखें, जैसे आप कोविड में कर रहे थे, वही प्रैक्टिस अपनाएं जी। बिल्कुल जी। अच्छा जी, अब क्या हमने आगे अब बढ़ना हम तस्करा कर रहे हैं कछुओं का। स्लोली ग्रेजुअली हम आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि हाँ, हम जिनका कछुओं की जिक्र तरफ। कर रहे हैं वो बड़े खरामर चलते हैं। बात हो रही है जी कछुओं की, और कराची की अगर हम बात करें तो कराची के जो साहिल हैं, यहाँ पर जी कछुओं की अफजाइश नस्ल होती है, और दुनिया भर में 11 अहम मकामात में हॉक्सपे का और सैंडस्पिट का शुमार होता है। तो सोचें, मतलब इस कहीं पे तो हम जगह बना रहे हैं। तो सिंध वाइल्ड लाइफ का इदारा हर साल कछुओं के जो हज़ारों बच्चे हैं उनको बाहिफाजत समंदर तक पहुंचाने का कारनामा सरअंजाम देता है। इसकी मज़ीद तफसीलात बता रहे हैं नदीम जाफर। कैमरामैन जिशान मरगूब के साथ नदीम जाफर, ARY न्यूज़ कराची। और जी एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। अच्छा जी, हाँ अब से चंद दिन पहले एक असल में कुछ चीज़ें होती है सोशल मीडिया पे जब आ जाती हैं तो आप सोचते हैं कि यार क्या ये मुमकिनात में से है। मैंने देखा कि खातून जो है एक मतलब ऊपर से ली गई एक CCTV टाइप की वीडियो थी, उसके अंदर मैंने देखा कि खातून नीचे बैठी हुई हैं और एक उम्र रसीदा शख्स जो है वो खड़ा हुआ है, मतलब पूरी रौनक से, और आसपास छोटे छोटे बच्चे हैं जो कि वहाँ पर शशदर, हैरान, परेशान अपनी और माँ को बचाने की कोशिश भी कर रहा है। और ये शख्स जो है वो लातें, थप्पड़ और न बेलन। जाने किस किस तरीके से मारने की कोशिश करे। शख्स के हाथ में अच्छा, ये बेलन है। मोबाइल कैम से वैसे वीडियो बनी है, उस वक्त मुझे लगा कि शायद CCTV या कुछ इस तरीके से ये जो वाकया है ये शेखुपुरा में पेश आया है, और इसकी वजह क्या थी कि बहू ने खाना जी ताखीर से दिया था, तो ससुर ने बच्चों के सामने बहू पर जो तशद्दुद किया है उस पर सब कह रहे हैं कि ऐसे कौन कर सकता है, और फिर बेलन से मारा है। जबकि बताया जा रहा है कि ये जो खातून जिन पर तशद्दुद हुआ, इनके हस्बैंड जनूबी अफ्रीका में वहाँ पर जॉब करते हैं, यानी शौहर घर पे नहीं है, जी, जी, शौहर बाहर मुल्क मुल्क से में बाहर है। जॉब कर रहा है। मुलजिम के जो दूसरे बेटे, यानी जो ससुर का जो दूसरा बेटा है, इन खातून का देवर होगा, जेठ होगा, उन्होंने ये वीडियो बनाई है। इमेजिन करें कि वो कितने तंग हैं इस घर में इस होने वाले रवैये से, और फिर उन्होंने अपने रिश्तेदारों को भेजी और वहाँ से ये वीडियो वायरल हुई है। लेकिन अशफाक सब ने कहा कि इस आदमी के खिलाफ केस होना चाहिए, कानून कैसे ही ऐसे कर सकता है, बच्चों को भी जिस तरीके से वो ट्रीट कर रहा है वो भी आप देखें। लेकिन उसके बाद हुआ क्या?
तो इस पर ज़रा आज इसी हवाले से हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे अपने प्रोग्राम में। और नहीं, जाहिर है उसके कि बाद इन खातून का मौक़िफ़ इजाज़त नहीं देता, तो ये तो ससुर साहब हैं जिनका डायरेक्टली कोई लिंक भी नहीं बनता कि वो इस औरत पे इस तरह से तशद्दुद करें, और बच्चे किस तरीके से अपने नन्हे नन्हे हाथों से मदर हाँ बचाने की। फिर एक छोटा बच्चा और भी आपने देखा, ये जो खड़ा हुआ है, ये इस तरह से धक्का देने की कोशिश कर रहा है। ये बच्चे भी इस तरीके से अपने नन्हे हाथों से किस कदर ट्रॉमा का शिकार हो रहे हैं दादा ये बच्चे। कितने इम्पोर्टेंट होते हैं ना बच्चों की लाइफ में। दादा जो होते हैं उनसे आप कितना सीखते हैं, उनसे कितनी मोहब्बत करते हैं। लेकिन जब ये बच्चे ये मंजर देख रहे हैं, जब ये बच्चे अपनी माँ के साथ होने वाला सलूक देख रहे हैं, तो इनके दिल में अपने दादा को लेके क्या रिस्पेक्ट होगी। और फिर ज़ाहिर है हमारे मुल्क में माशी तौर पे जो सूरत हाल है, उसमें बहुत सारी ख़वातीन जो टोटली फाइनेंशियली डिपेंडेंट होती हैं अपने शौहर पे, अपने ससुराल पे, क्योंकि उनके घरों में ऐसे हालात होते हैं कि वो इस रवैये की वजह से अपने घर वापस नहीं जा सकती। वो ये सब बर्दाश्त करती हैं। और जब इस तरह की वीडियो सामने आई तो उस खातून ने डिफेंड किया कि जी गलती मेरी थी। यानी गलती पे ये सज़ा होती है जी, कौन किसी पे हाथ उठा सकता है। मगर उस खातून ने जी अंडर प्रेशर होकर ज़ाहिर है ये बयान दिया होगा। और अब आप ये देखिए कि कानून इस सिलसिले में क्या कार्रवाई कर सकता है, क्योंकि अब वो तो अपना मुकदमा इस हवाले से नहीं करवाएंगी, लेकिन हैट्स ऑफ टू द पर्सन हु रिकॉर्डेड दिस वीडियो। और वीडियो ना सिर्फ बनाई बल्कि उसके बाद भेजी भी किसी भी वजह से, लेकिन उसी वजह से ये बर्बरियत, ये दरिंदगी ये इस तरीके से इस शख्स के सामने है। आप सोचिए कि इंसान जब उम्र रसीदा होता है, कहा जाता है तो अल्लाह से भी लौ लगाता है, और दूसरा उसको ये भी पता होता है कि किस तरीके से ये ज़िंदगी जो है वो फ़ानी है। अब आप डिक्लाइन की तरफ जा रहे हैं और आपकी ज़िंदगी किसी भी लम्हे ख़त्म हो सकती है, लेकिन उसके बावजूद ये घटिया सलूक, ये घटिया रवैया। बुजुर्गों के मिजाज में तो ठहराव आ जाता है। जिनके मिजाज में नहीं आना होता सदफ, वो ऐसे ही लोग मतलब होते हैं। मुझे हैरत है कि घर के अफराद क्यों नहीं स्टेप इन उन्होंने किया। और ज़ाहिर है वो इतना दहशत ज़दा माहौल है कि उन्हें वीडियो बनाकर बताना पड़ा। तो कानून इस पर कैसे रास्ता ले सकता है? अगर ये खातून खुद आगे नहीं आ रही तो क्या सरकार की मुद्दत में मुकदमा दर्ज हो सकता है? क्योंकि ये घरेलू तशद्दुद, डोमेस्टिक वायलेंस है, इसको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करना चाहिए किसी भी सतह पर। चलें जी, अब हम बात क्या कर सकते हैं जी? अब मतलब जहाँ पे ये माशी हम बात कर रहे हैं ना कि क्यों ऐसा होता है, इसलिए भी ख़वातीन इस तरह का तशद्दुद झेलने पे मजबूर हैं कि वो फाइनेंशियल तौर पर टोटली डिपेंडेंट हैं और उनके हाथ में कुछ नहीं है, घर अपने वापस जा नहीं सकती। और सोचें इन बच्चों के साथ फिर इनके क्या मेंटल स्ट्रेस होगा, किस ट्रॉमा से ये गुजर रहे हैं, और जब वो बड़े होंगे तो किस सोच के साथ बड़े होंगे। अच्छा, आप सुनिए सदफ, अब एक और जिक्र है कि परेशानी की बात हो रही है, तो ये भी सुनिए कि हम में से हर कोई पाकिस्तानी, यानी कि आप पे, मुझ पे कुछ ना किए हुए भी तकरीबन 2.5 लाख रुपए से ज़ायद का कर्ज है। आप अंदाज़ा करें, जो कि हमने नहीं लिया, यानी कि हुकूमत पाकिस्तान ने लिया, लेकिन हमने नहीं लिया। और स्टेट बैंक की जानिब से आदाद शुमार जारी कर दिए गए हैं। अगस्त 2023 में 2218 अरब रुपए के नए कर्जे लिए और अपने एक्सपेंडिचर्स कम नहीं कर रहे हैं, कर्जे लेते जा रहे हैं। और फिर उसके बाद जो है वो दुनिया को बताते जा रहे हैं कि लो जी, हमसे अच्छा हुक्मरान कौन है। तो कर्ज को फ़र्ज समझकर लिया जा रहा है, और ऐसे में आवाम बेचारे क्या करें सिवाय आवाम अच्छा वैसे टैक्स भी दे रहे हैं, जो सैलरीड क्लास है वो तो टैक्स पर टैक्स भी दिए जा रही है। अब फिर ज़ाहिर है ये हमें बताया जाता है, तो बस क्या कह सकते हैं। खुरम शहजाद साहब माहिर मईशत हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। खुरम, थैंक यू सो मच, गुड मॉर्निंग टू यू। ज़रा बताइएगा कि जो फ़र्ज समझकर जो ये कर्ज लिए जा रहे हैं, तो जो पाकिस्तान पर अंदरूनी बैरूनी कर्जे 64,000 अरब रुपए तक पहुंचा दिए हैं, यानी हर शहरी पर 2.5 लाख रुपए, मतलब ये एक तरीके से बताने की कोशिश है। हाउ अलार्मिंग इज इट? जी अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। देखें, सबसे ज़्यादा अलार्मिंग यही चीज़ है, और उसकी वजह यह है कि खासकर जो अंदरूनी कर्जे हैं, लोकल जो हम गवर्नमेंट जो है बैंकिंग सेक्टर से लेती आई है, स्टेट बैंक के थ्रू जो है वो बैंकिंग सेक्टर, स्टेट बैंक बैंकिंग सेक्टर को देता है, और बैंकिंग सेक्टर फिर ऑफ कोर्स गवर्नमेंट को देता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा रिटर्न जो हैं, जिसे कहते हैं रिस्क फ्री रिटर्न, या रिस्क फ्री तो नहीं होते अब हमारे यहाँ उस तरह से, लेकिन रिस्क फ्री रिटर्न गवर्नमेंट के पास सबसे ज्यादा अगर आपको मिल रहा है, तो बैंक भी उसी तरफ आते हैं, DFI भी उसी तरफ आते हैं, तो सारे गवर्नमेंट को पैसे देते हैं। तो वो गवर्नमेंट का इशू ये है कि गवर्नमेंट जो है ना सिर्फ कर्जे लेके उसको जो है वो ज्यादातर जाया करती आई है, बल्कि जो रुपया है इसकी छपता आया है। क्योंकि देखिए, कर्जे एडिशनल लेना, जब आपको बाहर से कर्जे नहीं मिलेंगे, आप लोकल मार्केट से कर्जे लेते जाएंगे, तो वो तो नोट छपता है। आपको पता है इस वक्त करेंसी इन सर्कुलेशन तकरीबन कोई 9 खरब रुपए के बराबर है। यानी कि डिपॉजिट जो हैं, अगर आपके यहाँ 22 खरब हैं, तो 9 खरब आपकी करेंसी इन सर्कुलेशन, यानी कि कैश लोगों के हाथों में। और वो कैश जब लोगों के हाथों में होता है, और डॉलर तो हम नहीं छाप सकते,
तो फिर रुपए की कदर इतनी ज्यादा गिरती चली आई है। इसकी एक बड़ी वजह ये भी है कि गवर्नमेंट कर्जे लेती है, नोट छपता है, सप्लाई ज्यादा होती है रुपए की, तो उसका नुकसान ये होता है कि कर्जा जो है वो इंटरनेशनली भी बढ़ जाता है और हमारे यहाँ महंगाई में भी इजाफा होता है। बहुत सारे नुकसान आते हैं जो हम कर्जे से लेते हैं, और ऑफकोर्स कौम के ऊपर कर्जा चढ़ जाता है तो वो वापस देने के काबिल नहीं रहती जब तक आप उसमें अपने मुल्क में इन्वेस्ट ना करें, लोगों में इन्वेस्ट ना करें, बेहतरी ना लाएं। अच्छा, एक चीज़ खुर्रम ये भी है कि देखें, वो बात ये होती है कि टैक्स टू जीडीपी रेशो अगर देखा जाए तो हमारा वो बहुत कम होगा, लेकिन जहाँ पर इनडायरेक्ट टैक्सेस की बात करें तो वो बेइंतहा ज़्यादा है। यानी कि और ख़ास तौर पर इनडायरेक्ट टैक्सेस का मसला ये होता है कि उनकी डिस्ट्रीब्यूशन अनइवन होती है। यानी कि जिसकी कमाई बहुत ज़्यादा है वो भी उतना टैक्स दे रहा है, और जिसकी कमाई बेहद कम है, गुजर बसर मुश्किल है, उसकी भी टैक्स उसके ऊपर वही है। तो ये कैसे सॉर्ट हो सकता है भाई? सर ये है कि जब आप अपनी इनकम बढ़ाएंगे और इनकम बढ़ाने के साथ साथ टैक्सेस को एक्चुअली कम करेंगे, जो डायरेक्ट टैक्सेस हैं और ये इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं, इनको एक्चुअली आप कम करेंगे। यानी कि अभी अब आपने क्या किया, पिछली गवर्नमेंट जो गई उसने 17 से जो सेल्स टैक्स था वो 18% कर दिया। हालांकि आपके यहाँ जो फाइंडिंग्स हैं वो ये कहती हैं पूरी दुनिया में कि आप जो सेल्स टैक्स होता है उसे कम अच्छा, करें। एक ब्रेक लेते हैं खुर्रम साहब, ब्रेक के बाद आपको कंटिन्यू करें इंशाल्लाह। ब्रेक लेते हैं। चलें जी, एक बार फिर से आपका खैर मकदम है। बाखबर सवेरा में आस्तीनें हमने चढ़ा ली हैं, बिलखुसूस सदफ अब्दुल जब्बार ने कुछ ज़्यादा आस्तीनें चढ़ा ली हैं। तो सदफ इतनी तैयारी क्यों है भाई? मैच है भाई आज तो पहले से ही, अभी दिमाग में बस सिर्फ एक ही चीज़ है, टॉस सदफ करेंगे ना? टॉस के लिए दुआएं पहले करें। दुआएं करेंगे, हाँ, और दुआओं में बड़ा असर होगा। अच्छा जी, तो बात यह है कि बाखबर सवेरा में हमारी ख्वाहिश ये होती है, मैं रटाया जुमला नहीं बोलूँगा, मैं आपसे कुछ हट के बात करूँगा। हमारी ख्वाहिश ये होती है कि हम मुख्तलिफ चीज़ें अपने शो में शामिल करें, एक गुलदस्ता बना के आपके लिए पेश करें, ताकि आपके सुबह का आगाज़ बहुत अच्छे तरीके से हो और आप हमें देख के आपके एक तो चेहरे पे मुस्कुराहट आए, दूसरा आप हमें दें दुआएं। दुआएं भी चाहिए, एक तो वो आपको देख रहा है, बर्दाश्त कर रहा है, उसके बाद आपको दुआएं भी चाहिए। या अल्लाह इस शख्स को और बेहतर मौका अता फरमा। चले जी, या अल्लाह, दुआएं आलमी अगर मौका आप अता देते हैं फरमा। तो क्या ही बात है। देखें जी हमारा शो, और हमारा शो बड़ा देखा जाता है, ऐसी बात जी, नहीं है, बड़ा जी, जी। फीडबैक मिलता है जी। बिल्कुल। और ये देखें, फीडबैक देने के लिए जो प्लेटफॉर्म है हाँ, उसके अपनी राय का इजहार जरूर जी करें। आप राय का इजहार करें हमारे बाखबर सवेरा फेसबुक पे भी और ट्विटर पे भी, एक्स पे भी। नाउ बिल्कुल। इट इज ऑन एक्स, नॉट ट्विटर। हाँ, अच्छा, अपने एक्स पे नहीं, ट्विटर वाले एक्स पे। चलें जी, आ जाएं खबर पे। अशफाक की बातें बस आप सुनते ही रहें। अच्छा, एक खबर आपके साथ शेयर कर लेते हैं, और वो ये है कि रेंजर्स ने हब चेक पोस्ट और अब्दुल जब्बार चेक पोस्ट जैकबाबाद पर कार्रवाइयाँ करते हुए 6050 लीटर ईरानी तेल, सिगरेट, नॉन कस्टम पेड अशिया खुरनोश बरामद करके 15 मुल्जिमान को गिरफ्तार किया। तो नज़ीर शाह हमें मज़ीद तफसीलात देंगे। नज़ीर शाह बताइएगा, ये जो अब्दुल जब्बार चेक पोस्ट और दूसरी जगह पे कार्रवाई हुई इससे मुताल्लिक। आई न्यू इट। हाँ बिल्कुल, देखें ये रेंजर्स ने कराची बलूचिस्तान बॉर्डर पर कार्रवाइयाँ करते हुए 15 मुल्जिमान को गिरफ्तार किया है। ये हब चेक पोस्ट और अब्दुल जब्बार चेक पोस्ट जैकबाद पर कार्रवाइयाँ की गई हैं, जिसमें 6050 लीटर ईरानी तेल, सिगरेट, नॉन कस्टम अशिया खुर्दनोश, स्मगलिंग में इस्तेमाल होने वाली 2 गाड़ियाँ, 1 कंटेनर, 3 बसें, 8 मजदा, 2 ट्रक और 1 ऑयल टैंकर को कब्जे में लिया है। रेंजर्स ने जब से ये ऑपरेशन स्मगलिंग के खिलाफ शुरू हुआ है तो मजमूई तौर पर अब तक 70 से ज्यादा ऑपरेशन किए, जिसमें 2,25,317 लीटर ईरानी तेल पकड़ा है, मुतअद्दिद पंप्स, मोटर, जनरेटर, 49 गाड़ियाँ, 530 किलो इंडियन गुटखा पकड़ा है। तर्जुमान का कहना है कि इम्पोर्टेड आइटम, सिगरेट, छालियाँ, घरेलू इस्तेमाल की अशिया भी जब्त की गई हैं, जबकि तंबाकू, कपड़ा, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स भी बरामद किए गए हैं और अब तक मजमूई तौर पर 113 मुल्जिमान को गिरफ्तार किया जा चुका है। तर्जुमान रेंजर्स का ये भी कहना है कि रेंजर्स स्मगलिंग के मुकम्मल खात्मे के लिए कार्रवाइयाँ जारी रखेगी। जी चलें जी, थैंक यू सो मच नज़ीर शाह, आपने हमें तफसीलात से आगाह किया। अशफाक, ये गुटखा भी इम्पोर्टेड होता है? आप बताएं। मतलब मैं सुन के हैरान हुई, जो सारी डिटेल सामने आ रही जी हैं। जी, और ये नज़ीर शाह में बता रहे थे हब में और अब्दुल जब्बार चेक पोस्ट पे जो नाम भी कार्रवाई चुन है, के रखा है अब्दुल जब्बार मतलब चेक सदफ पोस्ट। ये हब के नाम से मुतासर होकर उन्होंने। अच्छा, मेरा नाम ना बड़ा रेयर है, तो हाँ, मैं बहुत अक्सर बेचते जाती हूँ तो पकड़ी जाती हूँ कौन सदफ अब्दुल जब्बार। तो यहाँ देखें चेक ये पोस्ट भी पकड़ी है। नहीं जाती, आप पहचानी जाते हैं, मैं तस्दीक कर रहा हूँ। ये बिल्कुल मासूमियत में सदफ मतलब नहीं मैं जाती। आई वाज ट्राइंग, लाइक आई एम ट्राइंग टू हाइड माई सेल्फ, अपनी आइडेंटिटी, तो इस वजह से। चलें जी, अब जरा हम बात कर रहे थे, इससे पहले माहिर मुआशियात खुर्रम शहजाद साहब हमारे साथ मौजूद थे और हम तस्करा कर रहे थे। तो खुर्रम,
खुर्रम साहब को हम दोबारा से जो है वो कोशिश करें कि हमारे साथ आ जाए, जुड़े रहें। आ चुके हैं बल्कि। तो खुर्रम भाई बहुत शुक्रिया जी, आपने हमारा इंतज़ार फरमाया और आप हमारे साथ जुड़े रहे। तो बात ये हो रही थी, मैं ये बेसिकली जानने की कोशिश कर रहा था, और जो मेरा कंसर्न है कि ये जो कर्ज़ों, ये जो ख़ास तौर पर जो टैक्स का हदफ हासिल किया जाता है और इस तरीके से, तो इसके अंदर जो इनडायरेक्ट टैक्स का मार्जिन होता है वो मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा होता होगा। और जो लोग टैक्स देते हैं यानी कि अपनी तनख्वाहों से देते हैं और उसके बाद फिर उनको दोहरा तेहरा टैक्स देना पड़ता है, यानी कि जो वो इनडायरेक्टली कोई भी चीज़ खरीदते हैं उसके ऊपर उन्हें देना पड़ता है। तो ये काउंटर प्रोडक्टिव कितना है, इससे हौसला शिकनी कितनी होती है टैक्स देने की? जी देखें, एक तो इस बात ये डबल टैक्स है, एक तो इन्फ्लेशन का टैक्स, ऊपर से टैक्स। आप समझ रहे मेरी बात? जी जी, डबल टैक्स होता है खासकर सैलरीड क्लास के लिए, उनके लिए जो कि जिनके ऊपर टैक्स एट सोर्स कट जाता है इनकम का, उसके बाद जब वो मार्केट जाते हैं और जो अपने महीने की जो है वो राशन लेते हैं, तो उसमें भी आपको 30% की अभी महंगाई चल रही है, तो वो बेसिकली डबल टैक्स होता है। तो प्रॉब्लम तो मिडिल क्लास के लिए भी बहुत बड़ी हो गई है। मैं आता हूँ आपके इनडायरेक्ट टैक्स वाले पॉइंट पे कि देखें, मैंने कहा था कि 17 से 18 कर दिया गया, रादर देन ये कि उसे नीचे लाना चाहिए, ताकि आपके यहाँ एक आम आदमी के लिए जो देखें हर कोई टैक्स तो देता है ना, इनडायरेक्ट कंजम्पशन टैक्स तो हर किसी पे ही है, तो एक्चुअली टैक्स को नीचे करना चाहिए ताकि लोग टैक्स नेट में भी आए, क्योंकि इंडस्ट्री का भी सवाल होता है कि तो वो आप कैसे इनडायरेक्ट टैक्स को कम करें। खुर्रम कैसे नीचे आ सकता है? वो तो आवाम से पैसे ही बटोरने हैं, तो फिर इसको नीचे तो नहीं लाएंगे। नोटिफिकेशन इशू करके नीचे आ सकता है, ये इतना आसान है, आपको पता है। जिस तरह से नोटिफिकेशन इशू करके हम बिजली की प्राइसेस बढ़ा देते हैं, गैस की प्राइसेस बढ़ाते हैं, इस तरह से हम नीचे भी कर सकते हैं। तो मेरा पॉइंट ये था कि आप आहिस्ता आहिस्ता नीचे लाएं और डायरेक्ट टैक्स को जो है इम्प्रूव करें, क्योंकि डायरेक्ट टैक्स में लोग नहीं है। मैं थोड़ा सा हिसाब से नंबर शेयर करता हूँ आपको। पता है जो इनडायरेक्ट टैक्स है तकरीबन कुछ 70-75% हमारे टोटल टैक्स कलेक्शन का बनता है। ये जो आपके लिए बता रहा हूँ, आप कह रहे हैं ना कि ज्यादा ही होता होगा, एक्चुअली 70% से भी ज्यादा हमारा इनडायरेक्ट टैक्स बनता है। उसके साथ साथ जो इनडायरेक्ट टैक्स है इसके अंदर 90% आपको पता कहाँ से कलेक्ट होता है ज्यादातर टैक्स? बिजली के बिलों से कलेक्ट होता है। अभी आपको पता है जो हम जो कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं बेवरेजेस से, इससे कलेक्ट होता है टैक्स इनडायरेक्ट। आपको पता है फिर ये पेट्रोल डीजल पे अभी सेल्स टैक्स नहीं है, एक्चुअली इससे भी बहुत सेल्स टैक्स कलेक्ट होता है। आप क्योंकि पीडीएल है, पीडीएल भी कोई ऐसा खासा फेडरल गवर्नमेंट जो है वो कलेक्ट कर रही है। तो पॉइंट मेरा ये है कि हम आसान तरीके ढूंढते हैं, क्योंकि आवाम से हम बिल्कुल सीधे तरीके से टैक्स ले सकते हैं। बिलों में डाल दें आप, पेट्रोल में डाल दें आप, जो है गैस में डाल दें आप। लेकिन मतलब ये है कि एग्रीकल्चर से क्यों नहीं टैक्स को जो है नेक्स्ट में लाया जाता? प्रोविंशियल एम्बिट में है ना, उसके साथ साथ प्रॉपर्टी भी क्यों नहीं इंप्रूवमेंट होती टैक्स? निगरान वज़ीर खजाना कह रही 1300 अरब रुपए की छूट है जी टैक्सों में बहुत लोगों को, तो ये भी तो आप देखें ना, एक तरफ ये भी तो अनफेयर चल रहा है। देखिए सीधा सीधा हल है, और वो एक इलेक्टेड गवर्नमेंट भाई ज़राअत के शोबे पे टैक्स देख लें कितना परसेंटेज है, ये जो रिटेलर्स हैं उनके ऊपर देख लें आप कितना टैक्स है, 1%। तो फिर उसमें फिर बंदे लोग जाएं तो कहाँ जाएं? देखिए मैं ये कह रहा हूँ कि 45% यानी कि रिटेल एंड एग्रीकल्चर 45% है आपकी इकोनॉमी का, और फिर 2% टैक्स 2% भी नहीं देते, और जो रिमेनिंग 55% है वो 98% टैक्स देते हैं। मैन्युफैक्चरिंग हो गया, फॉर्मल सेक्टर हो गया। तो कैसे आप मुझे बताएं कि लॉन्ग टर्म आपकी सस्टेनेबिलिटी होगी जब आप इनको स्ट्रक्चरल इश्यूज को ठीक नहीं करेंगे? तो ये बहुत बड़ा है कि स्ट्रक्चरल इशू को इलेक्टेड गवर्नमेंट आती है वो ठीक करे, उससे बेहतरी आना शुरू होगी। बहुत पोटेंशियल है इस मुल्क में, बहुत बड़ा ये कंट्री जो है बहुत बड़ी इकॉनमी बन सकती है, बहुत मैसिव हम जो है वो इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं, ना सिर्फ रीजन में बल्कि पूरी दुनिया में। हमने किया भी ये पिछले 50 सालों में, नहीं कर सकते हम। चलें, थैंक यू सो मच खुर्रम शहजाद साहब फॉर बीइंग दिस। और मुआशी एतबार से मसाइल बड़े हैं और गवर्नमेंट के पास सोल्यूशन नहीं होता, तो फिर वो आवाम के ऊपर ये आसान सोल्यूशन है ना कि आवाम को कहें कि हम आपकी खिदमत के लिए आएँ, और खिदमत से जी के बजाय उनकी जेबों पे हाथ डाल ले जाएं। अच्छा, अब हम एक ऐसी हिसाब कम होगा ना, जितना कम पैसा बचेगा आवाम के पास, तो आवाम को उतना हिसाब आपको कम देना पड़ेगा अगले जहान में। थैंक्स टू द सोशल मीडिया और जो हमारे जैसे प्लेटफॉर्म है, न्यूज़ चैनल्स हैं, उन्होंने लोगों को इतनी आगाही दे दी है कि अब वो अपना जो बिजली का बिल है वो बड़े अच्छे से पढ़ते हैं, एक एक चीज़ पढ़ते हैं और बताते हैं जी कि हम ये क्यों दे रहे हैं, ये हमारे ऊपर क्यों लगा दिया टैक्स। जब ये शोर मचा तो फिर ज़रा थोड़ा डर खौफ पैदा हुआ। अच्छा जी, तो किसी चीज़ की नॉलेज होना कितना ज़रूरी है इस बात का अंदाज़ा लगाएं। अब जिस स्टोरी की तरफ मैं आगे बढ़ रही हूँ, हैरान हूँ कि मतलब हम यूजुअली समझते हैं कि जो बुराई करते हैं, जुर्म करते हैं, जेल जाते हैं जी, उनका माइंडसेट जो है ना क्रिमिनल माइंडसेट होता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं और हमेशा सज़ा का मकसद यही होता है कि उस शख्स के अंदर इस्लाह की जाए, उसकी इस्लाह की जाए। तो यहाँ पर जो शख्स जिनकी मैं बात करने जा रही हूँ,
हैं तो वो कैदी हैं और ज़ाहिर है किसी जुर्म किया होगा तो उसकी वजह से वो जेल में, लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने हाथों में जब ब्रश थामा, यानी पेंटिंग ब्रश थामा, तो उन्होंने कमाल कर दिया। और क्या कमाल किया, हिम्मत, लगन, हौसला, मेहनत से उन्होंने जी कराची की सेंट्रल जेल में कैद हैं, एजाज इनका नाम है। इन्होंने दिलकश फन पारे बनाए और ऐसा खूबसूरत फन पारे बनाए कि इनकी पेंटिंग्स जो हैं वो लाखों में फ़रोख्त हुई हैं। और इन फ़न पारों से जो उन्होंने रकम हासिल की उसके, अच्छा ये जज्बा था जिसकी वजह से मैं समझती हूँ उनको इतना फ़ायदा भी हुआ और बरकत भी हुई। 13 लाख रुपए उन्होंने जमा किए अपनी वालदा को उम्रे पे भिजवाने के लिए और साथ ही अपनी बहन की शादी के लिए दिए। मेरी मेहनत की जो मैंने घर से कमाया वो आपको मैं उम्रे के पैसे देता हूँ, आप इससे उम्रा कर दिया 10 लाख रुपये। शुक्र है उस मालिक का, आज मेरा बेटा जो है इस मुकाम पे है कि जो आज मेरे बेटे ने मुझे उम्रे के लिए पैसे दिए हैं। ये आज मेरा बेटा इस काबिल हुआ कि अपने खून पसीने की कमाई से मेरा बेटा मुझे उम्रा कराया। चलें जी, तो इस पर गुफ्तगू कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं क़ायम मुक़ाम IG जेल खाना जात सिंध मोहम्मद हसन सेहतो साहब। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। जी जी, साथ साथ हम पेंटिंग भी दिखा रहे हैं। बहुत शुक्रिया हसन सेहतो साहब, आप हमारे साथ मौजूद हैं और हैट्स ऑफ टू यू कि आप लोगों की वजह से कहा यह जाता है कि कोई इंसान अच्छा या बुरा नहीं होता, जिन सर्कमस्टेंसेस में होता है और जो काम उससे सरजद हुआ था या जो गुनाह या जुर्म उससे सरजद होता है वो ज़ाहिर है कि उसकी पहचान बनता है। लेकिन ये जिस तरीके से आप लोग इनकी लाइफ को चेंज कर रहे हैं, एक दूसरा इनको सेकंड चांस दे रहे हैं, दिस इज़ ग्रेट। ये जो कैदी है जिसका एजाज जिसका नाम है, हम आगे आपसे चल के पूछेंगे इस प्रोग्राम के हवाले से भी, लेकिन इससे मुतालिक हमें बताइएगा ये किस जुर्म में सज़ा काट रहा है, कितना अरसा हो गया यहाँ पर, व्हाट्स हिज स्टोरी। थैंक यू वेरी मच। ये एजाज जो है ये लाइफ इम्प्रिजनमेंट है जिसको 25 साल भी कहते हैं और जो है ये लाइफ इम्प्रिजनमेंट काट रहा है जेल में। 11 साल हो गए इसको जेल में। अच्छा, 11 साल से ये जेल में है और फाइन आर्ट्स की जो हमारी स्कूल है इसमें ये काम पहले सीखा। इसको बाहर से किसी भी जो भी कैदी मेरे हैं 16 कैदियों की अभी नुमाइश में ये पेंटिंग दिखाई गई थी, रखी गई थी। इसमें ऐसा कोई भी नहीं था जो बाहर से सीखा हुआ हो। सबको हमने जेल में एक माहौल दिया, प्लेटफॉर्म दिया कि आओ हमारे पास काम है, सीखो। तो ये 11 साल से जेल में है और कल आप देखेंगे वीडियो इसकी आप दिखा रहे हैं कि जेल से कैदी अपनी वालदा को उम्रा करवा दे या बहन की शादी के लिए पैसे भेज दे। अल्हम्दुलिल्लाह हमने जेल का जो वो एक थाट होता था कि क्राइम की फैक्ट्री है, इसको हमने 2017 के बाद चेंज करने की कोशिश की है कि यहाँ इस्लाह घर है, ये जेल नहीं है। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन बड़ी अमेजिंग है, लेकिन ज़ाहिर है आप लोगों ने इसे सिखाया ही नहीं, उसका एहतमाम ही नहीं किया। यहाँ तो इन्होंने लाखों में वो पेंटिंग जो है वो बेची है, उसके बाद अपनी वालदा को उम्रा भी कराएंगे। तो ये एग्जीबिशन भी आप लोग ही करवाते हैं? जी जी बिल्कुल। देखें, आपके ऊपर मेरे ऊपर सोसाइटी का एक हक भी है कि वो अदा करना है, आपने भी हमने भी सब ने अदा करना है। इस सेंट्रल जेल में मैं आया हूँ तो ये पेंटिंग इनकी जेल में नहीं बिकती। बाकी जो मोती का काम है, एम्ब्रॉयडरी का काम है, वो जेल में बिकता है। 2400 के करीब कैदी हैं जो एम्ब्रॉयडरी का काम करते हैं, उनको 10 से 15-20 हज़ार वो मिल जाते हैं महीने के, जेल में कमाते हैं। अच्छा, तो इनका कोई ऐसा प्लेटफार्म नहीं था। मैंने अहमद शाह साहब को रिक्वेस्ट की या आर्ट काउंसिल के, उनको कहा हमें कोई प्लेटफार्म दे दें ताकि दो फ़ायदे थे। एक तो ये था कि दुनिया देखे कि जेल जो है वो इस्लाह घर में बदल चुकी है। दूसरा ये है कि इनकी जो पेंटिंग्स हैं वो सेल आउट हो ताकि इनके घर वालों की किफ़ालत हो सके। आजकल के महंगाई के दौर में बाहर भी बंदा 15-20 हज़ार ही मुश्किल से कमाता है, जो मजदूर है आम, तो अपनी सज़ा भी काट रहे हैं। और इंशाल्लाह इसकी जो एक पेंटिंग है सबसे जो अच्छी वाली है वो 3 लाख में बिकी है। अच्छा। तो मेरा ये मकसद भी पूरा हो गया कि एक क्रिमिनल को मैं अच्छा शहरी बनाऊँ। अभी जिसकी 3 लाख की एक पेंटिंग बिक रही है तो बाहर जाके इंशाल्लाह क्राइम नहीं करेगा। यही। और अभी भी मेरे कराची क्या जो ऐसे कैदी होते आप हैं जो ज़ाहिर एक अच्छा बिहेवियर दिखाते हैं या मुस्बत सरगर्मियाँ उनकी होती हैं, तो क्या उनकी सज़ाओं में भी कमी के चांसेस बढ़ जाते हैं? होती है ऐसा, ऐसी सज़ाओं में कमी? जी जी बिल्कुल। अभी ये देखें, हमारा जो सिंध हुकूमत ने रूल्स बनाए हैं 2019 में, उसमें हमने इनको टीचर बनाया है। टीचर को माफ़ी होती है और हमारी सुन्नत भी है, जो टीचिंग करेगा उसको माफ़ी मिलेगी। तो इनको 10 दिन महीने में माफ़ी है। बाकी कैदियों को 6 दिन 7 दिन मिलती है, इनको 10 दिन महीने में माफ़ी मिलती है। तो बाकी 20 दिन ये सज़ा काटते हैं या
बड़ा अच्छा इनको वो एक अच्छा, उस पैकेज माफ़ी से क्या मुराद है? है। ये जो रिमीशन होती है, जो सज़ा में कमी होती है, जी जी वो अगर किसी को 1 महीने की सज़ा है तो वो 20 दिन काटेगा, 10 दिन इसको माफ़ी यानी कि 10 दिन वो उसकी सज़ा में से माइनस हो जाएंगे। माइनस हो जाएगी, उससे ओके माइनस ओके हो जाएगी। और ओवरऑल फिर साल के बाद वो रिकॉर्ड देखा जाएगा फी महीने 10 दिन, यानी कि 12/120, यानी कि 101 साल में 120 दिन की सज़ा, यानी कि तकरीबन 4 महीने की कम हो जाएगी। 4 महीने की कम हो जाएगी इनकी। क्या बात, मेरा मैथ अच्छा है। हाँ, ठीक आपका है। मैथ अच्छा है, अच्छा, मैं ये इसी अब में मुझे ये बहक हो गई। बताइएगा कि फर्दर आप क्या सोच रहे हैं सहतो साहब, और ये बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है। मैं देख रहा हूँ कि आपने सहाफ़ियों वगैरह को भी बुलवाया हुआ था इस नुमाइश में, और ये बड़ी अच्छी नुमाइश थी। तो और क्या फर्दर इससे मुतालिक आप सोच रहे हैं, और क्या बाकी कैदी भी इस तरफ आ रहे हैं? आप थोड़ा सा अपना दिमाग डाइवर्ट करके। हमने बाकी कैदियों को भी इसमें लाना है, अट्रैक्ट करना है। अभी आप देखेंगे जो पैसे ऐसे मिले थे हमें, वो 23 लाख के करीब थे। तो मैंने होम मिनिस्टर साहब को दावत दी थी, वो अभी परसों जेल में आए थे। सब सहाफ़ियों को बुलाया था, कैदियों 2-2.5 हज़ार कैदी सामने बिठाए थे, उनके सामने इनको फूलों के हार पहनाए और इनको हमने पैसे हैंड ओवर कर दिए थे, ताकि दूसरे कैदी भी इस तरफ माइल हो जाए। इससे पुलिस का इमेज भी अच्छा है कि वो जो पैसे आप लोगों को मिले वो उन कैदियों को भी पहुंचा दिए गए। सो दैट्स, ये ट्रांसपेरेंसी मुझे अच्छी लगी, ये होना भी चाहिए। जी मैडम, अब यह है कि सब कैदियों को हमने पैसे दे दिए हैं, और वैसे भी कैदी 15 से 20 हज़ार कमा के अपने घरों को भेजते हैं। अब जेल में 7 हज़ार कैदी हैं, तो 3 हज़ार कम से कम इस काम में इन्वॉल्व हैं, क्योंकि जेल ओवर क्राउडेड है। बाकी जो क्लासेस इतने हैं, मेरी तो ख्वाहिश ये है कि पूरी सिंध में 23 हज़ार के करीब कैदी हैं, 23,600 कैदी हैं। तो सब के सब ये काम में लगे रहें, ताकि जो बंदा पैसे कमाने के काबिल हो जाएगा वो क्राइम नहीं करेगा। सोसाइटी का हमारे पर हक है, और जेल इंतजामिया बहुत अच्छा किरदार अदा कर सकती है। आपकी अप्रोच बड़ी अच्छी है। ठीक है, थैंक यू सो मच। मोहम्मद हसन सहतो साहब हमारे साथ थे। और आज़ादी का कोई नेमुल बदल नहीं है, लेकिन हम इस तरह के लोगों को अगर माशरे का एक ऐसा शहरी बना दें, करामत शहरी बना दें, उसकी सोच चेंज कर दें, उसको बताएं कि जी अच्छाई से भी बहुत सारे मौके निकल सकते हैं, तो फिर क्या ही बात है। इसी को कहते हैं सज़ा के ज़रिए किसी की इस्लाह करना। अच्छा जी, अब ज़रा आर्ट की बात हो रही है और फ़न की बात हो रही है, तो एक और आर्ट का तज़किरा करते हैं कि लकड़ी को जला के उसको एक हसीन रूप देना और एक से बढ़कर एक खूबसूरत तस्वीर बनाना। वाह, तो 46 आप समझे 36 है, क्योंकि जितनी तेजी से साल गुजर रहे हैं, लोग इतनी जल्दी लेस देन 50 को वैसे भी और तसव्वुर नहीं करना चाहिए। अच्छा, 46 साल खैर इनकी उम्र है, लेकिन 46 साल में उम्मन होता यह है कि तालीम कोई अपनी दोबारा शुरू करे तो बड़े अचंभे की बात होती है। लोग समझते हैं उम्र गुजर गई, तालीम का कोई वक्त थोड़ी। लेकिन ये 40 साल जो बाप है, इन्होंने बेटों के स्कूल में दाखिला ले लिया है। क्या बात है। 1992 में इन्होंने जो अपनी तालीम अधूरी छोड़ी थी, उसको दोबारा हासिल करना शुरू कर दिया है। तो इनकी कहानी क्या है, ये हमें बता रहे हैं अख्तर गुलफाम। ये जिला किलाबला की तहसील गुलिस्तान का रिहायशी 46 साल अब्दुल रज़ाक है, जो अपने 2 बेटों की तालीमी कारकर्दगी का जायजा लेने के लिए स्कूल गए, तो वहाँ बच्चों को पढ़ता देखकर इनके दिल में अपनी अधूरी तालीम मुकम्मल करने का शौक पैदा हुआ। अब्दुल रज़ाक ने 3 दहाइयों बाद अपना तालीमी सफर दोबारा शुरू करते हुए इसी स्कूल में दाखिला ले लिया। मैंने तालीम मैट्रिक तक पढ़ा है, और अब मैं यहाँ फर्स्ट ईयर में मैंने दाखिला लिया है। एमए तक जो है ना, वो मेरा यही ख्वाहिश है कि मैं एमए तक तालीम हासिल करूँ। अब्दुल रज़ाक 1992 में मैट्रिक करने के बाद इलाके में शुरू होने वाली कबायली जंग की वजह से आगे न पढ़ सके। अब उन्होंने 31 साल बाद गुलिस्तान के एक निजी सेकेंडरी हाई स्कूल में फर्स्ट ईयर में दाखिला लिया है। बच्चे भी यहाँ इसी स्कूल में जो है ना वो पढ़ रहे हैं। 2 बेटे हैं मेरे, वो एक 6th क्लास में और एक 4th क्लास में। मैं एमए पास करके अपने इलाके और अपने कौम की खिदमत करना चाहता हूँ। काका शहीद फाउंडेशन कॉलेज के प्रिंसिपल अब्दुल कादिर मंदोखिल का कहना था कि हमें भी ताज्जुब हुआ कि एक 46 साल बंदा वापस तालीम हासिल करने आ रहा है, लेकिन अब्दुल रज़ाक की तालीमी जज्बा और उसकी दिलचस्पी देखते हुए हम उसे मना नहीं कर पाए, और हम लोगों ने उन्हें रेगुलर दाखिला दे दिया। अब्दुल रज़ाक को कबायली मसाइल के बायस अपने बल्कि इनकी तरह कई दीगर लोगों की तालीमी नुकसान पर बहुत अफसोस है। अब्दुल रज़ाक के असातिज़ा का कहना है कि हमारी पूरी कोशिश है कि हमारे इस मुनफरिद तालिब इल्म का ख्वाब पूरा हो और वो अपने पूरे इलाके के लिए एक कामयाब मिसाल बने। कैमरा टीम के साथ अख्तर गुलफाम, ARY न्यूज़, गुलिस्तान।
अच्छा जी, यहाँ पर एक खबर शामिल करें कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साइफर केस के जेल ट्रायल और जज तैनाती के खिलाफ चेयरमैन पीटीआई की दरख्वास्त, अदालत ने 2 से 3 रोज़ में केस का फैसला देने का इंदिया दे दिया है। जेल ट्रायल और जज तैनाती के खिलाफ दरख्वास्त पर फैसला पहले से महफूज है। हुसैन अहमद चौधरी मजीद बता रहे हैं, जी बताइएगा। जी देखिए, जेल ट्रायल और जो जज हैं अबू अल असनाद जुल्करनैन, जो कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत के जज हैं, उनकी तैनाती दोनों जो है वो दरखास्तें चैलेंज की हुई थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। चेयरमैन पीटीआई की जानिब से ये दरखास्त दायर की गई थी और जो शेर अफजल मरवत हैं उन्होंने बताया कि हाई कोर्ट में मामला अभी पेंडिंग है और दूसरी जानिब जो इन कैमरा समात है वो नीचे जो है वो ट्रायल कोर्ट में शुरू हो गई है। आप जो महफूज शुदा फैसला है, अदालत से दरखास्त है कि जल्द उस पर फैसला सुनाया जाए, जिस पर अदालत ने कहा कि 2 से 3 रोज में जो है वो महफूज शुदा फैसला सुना दिया जाएगा। चीफ जस्टिस आमिर फारूक की जानिब से ये दरखास्त पर समाअत की गई है। जी ठीक है, थैंक यू सो मच हुसैन अहमद चौधरी। अब एक और आपको अपडेट दे दें, लाहौर हाई कोर्ट स्मोक के तदारक के लिए दायर दरखास्तों पर समाअत। अदालत ने लाहौर में हुकूमत को जो नए मंसूबे शुरू करने जा रही है उससे रोक दिया है। तो आबिद खान से जानते हैं। आबिद बताइएगा क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल जी, लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम ने स्मोक के हवाले से केस की समाअत की और अदालत ने लाहौर में हुकूमत को नए मंसूबे शुरू करने से रोक दिया। ये हुक्म यह है कि कोई भी प्रोजेक्ट अदालत की इजाजत के बगैर शुरू नहीं किया जाएगा। हम जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं उन पर माहौलियाती आलूदगी और स्मोक का खास तौर पर ख्याल किया जाए। अदालत ने भी दिया कि एलडीए जो बाबू साबू सग प्रोजेक्ट पर काम शुरू नहीं करेगा। रिंग रोड का जो तोसी मंसूबा है उस पर भी जो है वो फरवरी के बाद काम शुरू किया जाएगा। इसके अलावा अदालत ने 10 मरले के जो मकान है उस पर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लाजमी करार देने की हदायत की है और अदालत ने करार दिया है कि अब एलडीए जो है वो 10 मरले के जो मकानात के नक्शों की मंजूरी है उसमें वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की तामीर को जो है वो भी इसको लाजमी करार दिया जाए। इसके अलावा अदालत ने जो है वो अक्टूबर से मार्च तक साइकिलिंग की प्रमोशन का भी हदायत की है और ये करार दिया है कि लंदन में साइकिल किराए पर देने का रिवाज शुरू हुआ है। ऐसा प्लान यहाँ के मसरूफ इलाकों में शुरू किया जा सकता है। सर्दियों के 4 माह साइकिल किराए पर देने या इब्तदा में मुफ्त देने की सहूलत भी जो है वो की जा सकती है। अदालत ने रिमार्क दिए कि बरतानिया में जज भी साइकिल पर अदालतों में आते हैं। ये तजावीज़ है, इन पर गौर किया जाए। इस पर सरकारी वकील का ये कहना था कि माल रोड पर ऐसा शुरू कर दिया गया है, ताहम लोग जो है वो दफातर को अपनी गाड़ियों या मोटरसाइकिलों पर जाते हैं। सरकारी वकील ने भी अदालत से इस्तदा की कि वकला को भी जो है एक अदालत से दूसरी अदालत जाने के लिए जो है वो साइकिल का इस्तेमाल करना चाहिए। इस केस की सुनवाई जो है वो अदालत की तरफ से जारी हो रहा है। हमें कमात अदालत ने दिया। चलें जी, आबिद खान हमारे साथ मौजूद थे। बड़ा काबिल अमल मंसूबा जिस पे बात की जा रही है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं। सुबह सवेरे सियासी गुफ्तगू ना हो तो ऐसे कैसे हो सकता है, क्योंकि हमारे मुल्क में जी सियासत का जो हाल है पल पल सूरत हाल बदल रही होती है, हर घंटे में सिचुएशन बदल रही होती है। अब ऐलान तो हो गया है, आधा अधूरा ही सही ऐलान हो गया है कि इलेक्शन करा दिए जाएंगे जी जैन के लास्ट वीक में। अशफाक एक बड़ा अच्छा यहाँ पे जुमला ऐड करते हैं जो उन्होंने नहीं किया। वो कहते हैं किस साल 2024 की बात वैसे हो रही है। पहले तो 23 की हो रही थी, 24 की, अब लेट्स सी। अब देखिए जी सियासी जमातें थोड़ा थोड़ा जी अब इलेक्शन के रंग में आ रही हैं। मरियम नवाज साहिबा जी वही कहती हैं और बार बार वो ये कहती हैं। हालांकि 16 माह नून लीग की हुकूमत का एक बड़ा हिस्सा रहा, लेकिन मरियम नवाज कहती हैं कि जब नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को आएंगे तो पाकिस्तान के अच्छे दिन भी आ जाएंगे और हमें सियासी इख्तिलाफात भुलाकर मुल्क के हालात की तरफ तवज्जो मरकूज रखनी तो पहले क्यों नहीं आए? पहले सुन लेते मरियम नवाज। अच्छा सवाल है। 21 अक्टूबर को पाकिस्तान अच्छे दिन वापस आ रहे, खुशहाली वापस आ रही, महंगाई में कमी है वो वापस आ रही है। मियां साहब के दौर में 2013 से 2016 तक कीमतें क्या थी, जैसे ही नवाज शरीफ साहब को निकाला मुल्क से तरक्की भी निकल गई, खुशहाली भी निकल गई, मुल्क से अमन और सुकून भी निकल गया। मसीही बरादरी के ऊपर जो अटैक हुआ, मेरा सर शर्म से झुक गया कि हम कैसा मुल्क है। इतनी बड़ी हमारी बरादरी है, हम उसको प्रोटेक्शन नहीं दे सके। मैं मसीही बरादरी से उसके लिए मैं उनसे माजरत खाऊं। कोई अक़लियत कोई अक्सरियत नहीं है, हम सब पाकिस्तानी हैं। हमें सारे सियासी इख्तिलाफात भुलाकर हमें सिर्फ और सिर्फ फोकस करना चाहिए पाकिस्तान की तरक्की के। यानी इन नटशेल मरियम साहिबा कह रही हैं कि जब नवाज शरीफ गए तो मुल्क से खुशहाली भी चली गई, अच्छे दिन भी चले गए। अब वो आ रहे हैं तो अच्छे दिन भी आ रहे हैं, खुशहाली भी आ रही है। जी, महंगाई भी कम होगी और फिर न जाने और क्या क्या होगा। और एक चीज़ आप ये देखिए कि मतलब मैं बड़ी हैरानगी से चीज़ें सोचता हूँ कि वो क्या करते क्या हैं कि तज़किरा करिए 2013 से 2016 तक का,
तो सोचे 16 गुजरे भी कितना हालांकि टाइम हो गया। 16 के बाद 17 और 18 के शुरू के कुछ दिन अच्छा, तक भी और उनकी साथ हुकूमत में थी। चले ये तो एक कहते हैं ना लीडरशिप ये कह रही है, लेकिन जो दीगर कायदीन है वो तो भाई लड़ाई के मूड में है। तलाल चौधरी साहब को बता दें, वो बिलखुसूस पीपल्स पार्टी पे तनकीद कर रहे हैं। कहते हैं जी जो लेवल प्लेइंग फील्ड मांग रहे हैं पहले कराची को हम तो दे दें, और लाहौर में दाखिल हो तो फूलों की खुशबू आती है, कराची में आओ तो बदबू और कूड़ा नज़र आता है। तो सुन लें, आपको तकलीफ तो होती ज़ाहिर है है, हम अब- कुछ कह लें वो अलग बात है। वो हम कुछ कह रहे हैं, हम यहाँ बैठ के कह रहे हैं ना, आप कह रहे हैं, लेकिन चलो कोई बात नहीं, बात कर लेते हैं इस पर। पीपल्स पार्टी के रहनुमा फैसल करीम कुंडी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। फैसल करीम कुंडी साहब, एक तो ये है कि वो आएंगे तो चमन में बहार आएगी, आपको लगता है ऐसा ही होगा? और दूसरा ये है कि ये कुछ शख्सियात क्या सियासी जमातों ने स्पेशली इस मकसद के लिए उनको रखा होता है कि वो इस तरह के मतलब ये लड़ाई झगड़े वाले और थोड़ा सा माहौल गरमाने वाले बयानात दें, वैसे पूरा साल वो नहीं बोलते, कुछ इतनी बात नहीं करते। ऐसा होता है सियासी जमातों में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मैंने भी 2 क्लिप साहब ने चलाए, एक मरीम नवाज साहब को और एक तलाल चौधरी साहब। देखिए, मरीम नवाज साहब को ये नहीं भूलना चाहिए कि मियां नवाज शरीफ साहब के भाई वज़ीर आज़म भी थे 16 महीने। अगर वो मियां नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं और ये जो उनके पास जो फार्मूला उनके पास है, जो फार्मूला अप्लाई करेंगे, उन्होंने अपने भाई को फार्मूला क्यों नहीं दिया? और उन्होंने भी ये काम करना था और ये फार्मूला उनको भी देते। और इसाक डार साहब फाइनेंस मिनिस्टर थे, हम भी साथ हुकूमत में थे, हम ये नहीं कहते हम इत्यादी जमात थे। ये फार्मूले जो उनके पास अभी हैं जो अप्लाई करेंगे, वो फार्मूला जो है पहले अप्लाई क्यों नहीं हुआ? और एक और बयान इनका जो था, जो कि एहतसाब लोगों करना जा रहे थे, वो तो उन्होंने बयान उनको एक ही रोज़ चंद ही घंटों में दब गया। वो बयान तो भी ख़त्म हो गया उनका तालिबान, जो इनका एहतसाब और उसका वो था। दूसरी बात तलाल चौधरी साहब ने बड़ी बातें की। मैं आपके तवज्जुह से मैं आपको जज बनाना चाहता हूँ। तलाल चौधरी साहब को बोलें कि आप पंजाब के किसी भी शहर बता दें, पंजाब में जिस शहर में भी हेल्थ फैसिलिटी है, जिस तरह सिंध में है, SIUT है, NICVD है, बाकी चीज़ें हैं, पाकिस्तान के पूरे कोने से सिंध लोग जाते हैं इलाज कराने के लिए, फ्री है। आप मुझे पंजाब में एक हॉस्पिटल बता दें। आप लोगों भी ने हुकूमत की है, आप वज़ीर आज़म भी रहे, आप चीफ मिनिस्टर भी रहे, आप एक हॉस्पिटल बता दें जहाँ से पाकिस्तान के मुख्तलिफ कोनों से पंजाब आते हों लोग और इलाज करते स्पेसिफिक हैं। बता रहे हैं ना, वो ऑरेंज टू एप्पल वाली बात हो गई ना, वो सिर्फ कचरे और कूड़े वाली बात कर रहे हैं, कराची वो की की बात बात कर रहे हैं, आप आए, वो देखें, सेहत अब डिपार्टमेंट ये की बात नहीं कर रहे हैं। देखिए, ये तो टिट है फॉर ना टैट की कुंडी बात साहब, नहीं। यहाँ ये सिचुएशन है ना। देखें, कराची में मेयर पहली दफ़ा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बना है। इससे पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कोई मेयर नहीं था और हम उस पर काम कर रहे हैं। हम जो 4 साल जो 5 साल मेयर का मियाद है, उसके बाद हम जाके लोगों के पास जाएंगे और लोगों से कहेंगे कि आएँ, आप एहतसाब करें कि किसने काम किया है कि किसने नहीं किया। आज भी लाहौर में तलाल चौधरी साहब का ताल्लुक गालिबन सरगोदा से, आज भी लोग वहाँ पर पीने के पानी के लिए तरस रहे हैं, जहाँ पर इन्होंने सुबह घूमते की, जहाँ इन्होंने मरकज़ी घूमते की। लेकिन ये चीज़ें नहीं करनी है। देखें, अभी इलेक्शन आ रहे हैं, इलेक्शन में जो है एहतसाब होगा। मैं उम्मीद करता हूँ और दुआ गो हूँ कि इनके लीडर वापस पाकिस्तान आ जाएं। मुझे उसमें कुछ शक नजर आ रहा है अभी भी। क्यों? देखिए, शायद मैं गलत भी हूँ, मैं अपना तजिया तो कर सकता हूँ। मुझे अभी भी शक नजर आ रहा है कि शायद इनके लीडर पाकिस्तान एक ही सब। ये देखें फैसल साहब, कहीं ऐसा ना हो आपके बयान को फिर कहा जाए कि जी, क्योंकि उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के अच्छे दिन आ रहे हैं, तो आप कह रहे हैं कि मैं एक ऐसी जमात से ताल्लुक रखता हूँ कि पाकिस्तान के अच्छे दिन जो जमात भी लाएंगे मुझसे काम करने को तैयार है। लेकिन पहले आप हुकूमत बनाएंगे ना, हुकूमत साजी करेंगे ना। तो आप क्या वज़ीर आज़म बन गए कि अच्छे दिन आ रहे हैं? हम लोग कहते हैं अच्छे बिल्कुल आए। मियां नवाज शरीफ साहब आए, अदालत का सामना करें, अपनी पार्टी को लीड करें। ये एक अच्छी बात है कि पॉलिटिकल लीडर आ रहे हैं पाकिस्तान में, एक अपनी पार्टी को लीड करेंगे, हम इससे तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन मैं एक शक का इजहार कर रहा हूँ। और दूसरी बात यह है कि मुझे नहीं लगता कि मेरे देखिए, आप अपनी ज़राए तो नहीं बता सकते ना, हम भी नहीं बताते ज़राए। नहीं, लेकिन तो, क्या मकसद क्या है? इस्तकबाल वैसा नहीं होगा। नहीं है, ये आपकी इंफॉर्मेशन है। मेरी इंफॉर्मेशन। दूसरी बात ये है कि इतने लोग जमा नहीं होंगे अगर पंजाब की इंतजामिया ने इनको गाड़ियाँ, बसें और चीज़ें दी। क्योंकि मुझे इंफॉर्मेशन मिल रही है, अपने हमारे पार्टी के दोस्तों ने हमें अभी की हैं शिकायतें 1-2 दिन से कि वहाँ पर पंजाब में जो इंतजामिया है, जो कि PMLN के रिकमेंडेशन पे लगी है, वो जिसी तरीके से जैसे जलसे की कार्रवाई होती है कि आप बसें दें, फ्लाइंग कोचें दें, गाड़ियाँ दें, साथ उनको खाना दें, तो कुछ इलाकों में ऐसी शिकायतें मिली हैं कि वो इंतजामिया के ज़िम्मे उन्हें लगा कि आप लोगों ने प्रोवाइड करनी है। तो मैं यहाँ पर वहाँ की निगरान हुकूमत से कहूँगा कि आप निगरान हुकूमत है, आप किसी जमात के सपोर्टर नहीं है, लिहाजा आप ये काम न करें। और अगर हमें टोटली इस पर प्रूफ मिले तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसका एहतजाज इलेक्शन कमीशन से करेगी। क्योंकि अगर आप देखें, इलेक्शन कमीशन सिंध के लिए नोटिस इशू करती है। कल भी उन्होंने कहा कि आपके
अच्छी बात है उन्होंने किया कि सिंध के साबिक वज़रा से आप सिक्योरिटी विड्रॉ कर लें, घर पे जो सिक्योरिटी विड्रॉ कर लें। लेकिन ये लेटर पंजाब और केपीके और बलूचिस्तान के लिए भी होना चाहिए ना। लेकिन वहाँ पर हुकूमतें चल रही हैं, वहाँ पर इलेक्शन कमीशन चला रहा है। तो ये हमें थोड़ा-सा इसमें हमें थोड़ा-सा जो है वो नज़र आ रहा है कि ये चीज़ें ठीक नहीं है। इलेक्शन कमीशन साहब से मेरी आपकी तरफ से ये रिक्वेस्ट होगी कि जो लेटर आप सिंध के लिए लिखते हैं, वो बाकी 3 सूबों के लिए भी लिखें। अच्छा, तो फिर इसी से जुड़ा सवाल मुख्तसर, फिर इलेक्शन भी होते नजर आ रहे हैं आपको कि नहीं? आपको पता है इलेक्शन कब हो रहे हैं? है ना, डेट दे दी है ना उन्होंने, लास्ट वीक है जैन का। हाँ, अब देखें यहाँ पर तो हमारे सूबे इतने ज़्यादा नहीं हैं इंडिया की तरह जहाँ पर पूरा हफ्ता इलेक्शन हो। हमारा तो एक दिन इलेक्शन होता है। अब मुझे पता नहीं कि नया कंसेप्ट शायद इलेक्शन का आ रहा हो कि एक हफ्ता इलेक्शन हो पाकिस्तान में। हमें तो नहीं पता कि आखिरी हफ्ते में कौन सा दिन है। और अभी आप भी कह रहे हैं कि साल का भी नहीं पता। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि जी सर्दी है। उन लोगों से ये सवाल करें, आपको अभी जनवरी में सर्दी लग रही है और फरवरी में जब इलेक्शन था उस वक्त गर्मी थी। हमने रमजान के महीने भी इलेक्शन लड़ाए, हमने सर्दियों में भी इलेक्शन लड़ाए, हमने गर्मियों में भी इलेक्शन लड़ाया। 2008 में जब मोहतरमा शहीद हुई थी तो फरवरी में इलेक्शन हुआ था ना। तो एंड ऑफ जनवरी और फरवरी में क्या फर्क पड़ता है? पहले तो हम कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन की वॉल्यूशन हुई है कि 90 दिन में इलेक्शन नहीं कराए। ये भी सुप्रीम कोर्ट के लिए बहुत बड़ा सवाल निशान है कि कॉन्स्टिट्यूशन की वॉल्यूशन हुई है। लेट्स सी कि क्या होता है इस पे। बहुत शुक्रिया आपको फैसल करीम कुंडी साहब फॉर बीइंग विद अस। एक वक्फा लेते, वक्फे के बाद आएंगे। आपको अपडेट्स दे दें। अपडेट ये है कि डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ 9 मई लॉन्ग मार्च, तोशाखाना, जाली रसीदों के केसेस। एडिशनल सेशन जज ताहिर अब्बास ने चेयरमैन पीटीआई की 6 दरखास्त जो जमानतों की हैं उन पर नोटिस जारी कर दिए। फरूख एजाज मजीद बता रहे हैं जी। जी बिल्कुल, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद से चेयरमैन पीटीआई की जो जमानत की 6 दरखास्तें थी वो खारिज हुई थी और इस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सेशन कोर्ट को दोबारा समाप्त करने का हुक्म दिया था, जिसके बाद एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ताहिर अब्बास सिपरा ने आज केस की समाप्त की। समाप्त के मौका पर चेयरमैन पीटीआई के वकील नियाजुल्लाह नियाजी और शेर अफजल मरमत अदालत में पेश हुए। अदालत से फ्रीकैन को नोटिस जारी करते हुए 16 अक्टूबर को जमानत की दरखास्तों पर दोबारा दलाइल तलब कर ली है। अब इन 6 केसेस की मजीद समाप्त 16 अक्टूबर को होगी। जी ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपको फरूख एजाज। चलें जी। एक अनार 100 बीमार, ऐसे न ही जाने कितने बीमार। और मैं यही तस्करा कर रहा था कि अभी मुझे अचानक मार्केट में इक्का दुक्का कहीं पे अनार इतने ज़्यादा तवातुर से अभी दिखाई नहीं दिए, लेकिन अब ये है कि मैं और उनकी तलाश भी करूंगा क्योंकि इट इज़ वन ऑफ माय फेवरेट फूड्स। और मेरे प्रोड्यूसर साहब बता रहे हैं कि उनको भी बहुत नज़र आ रहे हैं आजकल अनार। अच्छा, जो चीज़ महंगी हो जाती है ना, मैं खुद उससे करनी कतरा जाता हूँ। शायद ये भी एक वजह होगी। अच्छा, वो कह रहे हैं ये भी नहीं है, लेकिन ये है कि अनार के फ़ायदे बहुत हैं और बेइंतहा फ़वाइद हैं और सीजनल ये फल है, जायकेदार भी होता है, खट्टा मीठा होता है। लोग इसको सैलड में भी इस्तेमाल कर लेते हैं, कुछ लोग जूस भी इसका पी लेते हैं। लेकिन इसके फ़वाइद क्या हैं और ख़ास तौर पे किन किन अमराज में फ़ायदा देता है, इस पर बात जी बिल्कुल इस पे बात कर लेते हैं। तो हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं हकीम रज़ा इलाही साहब। थैंक यू सो मच जॉइनिंग अस हकीम साहब। भाई ये बताइए कि ये जो अनार है इसमें है क्या चीज़ के जो ख़ास तौर पर वो हम कहते हैं ना कि हर फल सीज़न के एतबार से होता है और उस सीज़न में मौजूद बीमारियों से शिफा दिलाता है, ऐसा ही अनार के साथ भी? देखिए, एक अनार फ़ायदे बेशुमार, एक अनार फ़ायदे बेशुमार। अब कहावत जदीद कर देते हैं, बदल गई। जदीद जो साइंसी रिसर्च और तहकीकात से मुयस्सर आने वाली अब तक की मालूमात से अनार के बारे में वो तकरीबन 12 फ़वाइद हैं। जो कि काफ़ी लिस्ट लंबी हो जाएगी अगर मैं उस पर बात करूँगा। तो 3 जो फ़वाइद हैं उसके बड़े ख़ास हैं जो कि मैं अभी बता देता हूँ, क्योंकि वैसे तो अनार के बारे में बेशुमार जो है वो मालूमात आपको सोशल मीडिया पे नज़र आ जाएगी। जी। तो मैं कुछ ऐसी मालूमात दे दूँ जो कि कम लोगों को मालूम है। अच्छा जी, एक तो देखिए बढ़ते हुए मुआशरे में आपको पता है कैंसर के अमराज। अच्छा, कैंसर पैदा होने के जो सबब हैं उनमें देखिए ट्यूमर का बनना, गिल्टियों का जिस्म में बनना, ख़ुसूसन ख़वातीन के साथ आपने देखा होगा कैंसर बनने के इम्कानात हाल ही में ज़्यादा हुए हैं। तकरीबन पिछले साल से आपने देखा होगा, पिछले चंद सालों से ये इम्कानात ज़्यादा हो गए। अनार ये करता है, जदीद साइंसी तहकीकात की रिसर्च के मुताबिक अनार ये करता है कि जो आपकी बॉडी में पैदा होने वाला जो माहौल है, अमराज पैदा करने वाला जो माहौल है या वो इम्कानात हैं जिनसे ट्यूमर बनता है, ट्यूमर से फिर आगे जाके दूसरी आगे कैंसर बनता है, तो वो अनार खाने से ख़त्म हो जाता है। अच्छा, ठीक है जी, एक फ़ायदा ये है।
दूसरा फ़ायदा ये है कि जी आपको पता है कि कार्डिक अनार को आप एज ए कार्डिक केयर फल भी कह सकते हैं। अच्छा। हाँ, जो कि तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करता है बार बार अटैक होने से, या अटैक हो चुका है तो उसे आइंदा अटैक होने से दिफा करता है। और इसके इस्तेमाल से अब इसका मोड ऑफ एक्शन क्या है जी? इसका मोड ऑफ एक्शन ये है क्योंकि ये बैड कोलेस्ट्रॉल को और ट्राइग्लिसराइड को कम करता है। जब बैड कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड आपके जिस्म से कम होगा तो उससे फैटी लीवर के इम्कानात भी ख़त्म होते हैं और दिल को खून और ऑक्सीजन पहुंचने का अमल ठीक होता है। जब दिल को खून और ऑक्सीजन पहुंचने का अमल ठीक होता है तो दिल के उज़लात जो होते हैं वो मजबूत होते हैं। और उससे ये होता है कि कार्डिक केयर हम इसलिए कहते हैं कि इससे जो दिल के अमराज हैं वो लाहक होने के ख़तरात 80% तक कम हो जाते हैं। तीसरा फ़ायदा इसका ये है जी, आजकल आपको पता है दौरे जदीद से बरपा है हर सिमत की हिजान। हर बंदा जो है वो डिप्रेशन में, एंजाइटी में पड़ा हुआ है। अच्छा। इसमें साइकोलॉजिकल अमराज आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। अनार खाने से सेरोटोनिन लेवल बढ़ता है जो आपके हैप्पी हार्मोन्स पे बड़ा अच्छा काम करता है। अनार आपके मूड मैनेजर पे बड़ा अच्छा काम करता है, जैसे पैनिक अटैक, सोशल एंजाइटी। इसके अलावा आप नींद आवर अद्वियात का इस्तेमाल करते हैं तो वो भी अनार खाने व्हाट से इज द ठीक बेस्ट होता है। टाइम? कौन सा सुबह का वक्त है, खाने के बाद, और हाँ, कितना क्वांटिटी? अब देखें तीनों में ज़रा जो है वो हम चेंज इसकी जो कैफियत है उनके हिसाब से मैं बता देता हूँ। देखिए, अगर अनार आपने पैनिक अटैक, एंजाइटी डिसऑर्डर के लिए खाना हो तो आपने ऐसा करना है कि आपने अनार ले लिया तकरीबन 100 ग्राम के करीब, और उसमें आपने एक थम के करीब अदरक डालना है, ठीक है। उसके अंदर 2-3 दाने इलायची के डाल दें, हल्की सी काली मिर्च और काला नमक ऐड करें, 1 गिलास पानी का डालें और इसे शेक कर लें। शेक करके इसका आप जूस बना लें। इसे वो लोग भी इस्तेमाल कर सकते हैं और सुबह खाली पेट पी लें, या फिर आप दिन में 12-1 बजे से पहले इसे पीना होता है, सूरज ढलने के बाद नहीं पिए। अच्छा, दूसरा ये होता है कि इसमें देखें कफ, जैसे कि एक लोग हैं डस्ट एलर्जी के मरीज जिनको नज़ला ज़ुकाम, अमूमन बच्चों को भी खांसी ज़ुकाम ये होता रहता है इस वेदर में जहाँ जब अनार होता है, तो उससे फिर ये होता है कि एक तो कफ वगैरह नहीं होगी। दूसरा ये है कि ये बेहतरीन तरीका है, इसके लेने से ये होगा कि आपका मूड जो है वो हैप्पी रहेगा। ठीक है। और अगर 21 दिन आप मुसलसल इस्तेमाल कर लेते हैं तो जो ट्रैंकुलाइजर या आप नींद आवर अद्वियात इस्तेमाल करते हैं उनसे काफ़ी हद तक महफूज रहेंगे। कितनी क्वांटिटी में? कुछ दाने? हाँ, 100 ग्राम 100 ग्राम वो, एक थम के करीब अदरक हो और उसके साथ आप थोड़ी सी काली मिर्च, थोड़ी सी इलायची ऐड कर लें तो बहुत बेहतरीन है। ज़बरदस्त जी, थैंक यू सो मच। वक्त मुख्तसर था लेकिन आपने इतने ज़बरदस्त अंदाज से ऐसी चीज़ें बताई जिनका हमें इल्म नहीं था। बहुत शुक्रिया आपका। तो आपने सुन लिया जी, हकीम साहब ने कितने मुफीद मशवरे दिए हैं। तो अनार ख़रीदें और अच्छे तरीके से उसको कंज्यूम करें सही टाइम पे, तो इंशाल्लाह आपको इफ़ाक़ा होगा। प्रोग्राम से फ़िलहाल इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।